Namaste everyone. Welcome to India's Daughters. Today we are going to have a discussion on tuberculosis, and the topic of our talk today is TB Mukt Bharat: Reality and Challenges. So our speaker today is Dr. Amitav Banerjee. He's MD, is currently a professor and head of community medicine at Dr. D.Y. Patil Medical College, Pune. He has specialized in public health and is a postdoctoral in epidemiology with over 20 years of experience as a field epidemiologist in the Indian Armed Forces. I think so. There is a correction in this. You had told me, right? I missed that. Yeah, yeah. So basically, Dr. Amitabh's current designation is Professor Emeritus Epidemiology at Dr. D.Y. Patel Medical College, Pune, right now. So over to you, Dr. Banerjee, and maybe we can start with like, what do you understand, by, or what should we understand by TB Mukt Bharat? So is TB going to be totally eradicated from Bharat, India? So over to you, sir. धन्यवाद। नमस्ते दीपिका जी, थैंक यू। और आज का जो सब्जेक्ट है टीबी मुक्त भारत, रियलिटी एंड चैलेंजेस। ये इसके पहले थोड़ा सा मैं ट्यूबरकुलोसिस का जो हमारा पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है, बर्डन है, उसके बारे में बताऊंगा, जिससे कि पता चलेगा कि ये अभी भी हमारा सबसे बड़ा पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है। तो भारत में करीब 2 मिलियन नए केसेस होते हैं हर साल, और 4,80,000 डेथ्स होते हैं टीबी से, 4,80,000। और हर दिन 1,300 लोग मारे जाते हैं टीबी से, हर लोग। तो ये सबसे बड़ा हमारा बर्डन है, लीडिंग कॉज ऑफ डेथ फ्रॉम इन्फेक्शियस एजेंट। और पूरे दुनिया में, वर्ल्ड में 1.5 मिलियन डेथ्स होते हैं, और उसमें से मेजॉरिटी ऑफ 27% ग्लोबल बर्डन इंडिया कंट्रीब्यूट करता है। और हर साल 7.5 मिलियन केसेस वर्ल्ड वाइड नए डिटेक्ट होते हैं। और ये क्या है कि पूरे केसेस डिटेक्ट नहीं होते। एस्टीमेट के हिसाब से 9 मिलियन केसेस हर साल टीबी के होते हैं, उनमें से 7 मिलियन डिटेक्ट होते हैं। इंडिया में वैसे मैंने कहा था 1.8 मिलियन लोग को टीबी हर साल होता है, और उनमें से 0.8 मिलियन का जो स्पुटम होता है उसमें टीबी माइकोबैक्टीरियम रहता है, पॉजिटिव होता है। और यही 0.8 मिलियन जो है वो फैला सकते हैं दूसरे को। और एक टीबी का मरीज अगर वो इलाज नहीं मिले उसको, वो 10 से 15 लोगों को टीबी फैला सकता है। तो आप सोच सकते हैं कि ये कितना कम्युनिकेबल डिजीज है। कि क्या होता है कि टीबी का टाइम लगता है, एक बार इन्फेक्शन होता है, डिजीज डेवलप में टाइम लगता है, तो इसलिए पता नहीं चलता है। बाकी बीमारियां जो इन्फ्लुएंजा वगैरह 2-3 दिन में होता है और ठीक भी हो जाता है, पर टीबी का क्या है, स्लो पैंडेमिक है, तो इसलिए अंदाजा नहीं होता है, पर इसका बर्डन बहुत है। और सबसे इम्पोर्टेंट हमेशा याद रखिएगा कि रोज हमारे देश में 1,300 लोग टीबी से मरते हैं, जो कि रिपोर्टेड केसेज है। और कईयों को तो शायद रिपोर्ट भी नहीं होता होगा, क्योंकि हमारा रूरल एरिया में, रिमोट एरिया में हेल्थ फैसिलिटीज नहीं है, डायग्नोस्टिक फैसिलिटी नहीं है। पर रिपोर्टेड 1,300 के ऊपर लोग टीबी से जान दे बैठते हैं हर साल। और डेली, हर दिन 1,300 मरते हैं, और हर साल करीब 5 लाख लोग टीबी से मरते हैं हर साल। तो आप कोई भी बीमारी जो आजकल के जो नए पैंडेमिक के बारे में आपको बताया जाता है, कोरोना या मंकी पॉक्स या जो भी डिजीज एक्स, कोई भी डिजीज में ऐसा नहीं है कि रोज 1,300 लोग मर रहे हैं। कोविड के पैंडेमिक सेकेंड वेव में भी एक दिन में 1,000, 2,000, 3,000 मरते थे, पर वो भी जो है थोड़े दिन के लिए हुए थे। और वो भी जो होते थे उनका डायग्नोसिस क्या होता था कि दूसरे बीमारी से भी मरेंगे, आरटीपीसीआर पॉजिटिव है कोविड का, तो वो कोविड का डेथ लेवल होता था। तो इतना बड़ा चढ़ा के भी, पर टीबी में हमारे कई सालों से ऐसे लोग रोज मर रहे हैं 1,300। तो ये जानकारी बहुत जरूरी है, क्योंकि हम तुलना कर सकते हैं। तो टीबी कितने प्रकार के होते हैं, जरूरी नहीं है हर लोगों को टीबी का इन्फेक्शन हो।
और वो टीबी से पीड़ित हो। तो टीबी का एक्सपोजर, पहली बात है सबको एक्सपोजर होगा तो सबको जरूरी नहीं है सबको संक्रामित हो। टीबी एक्सपोजर विदाउट इन्फेक्शन, उसके बाद इन्फेक्शन विदाउट ट्यूबरकुलिन कन्वर्सन। ट्यूबरकुलिन कन्वर्सन क्या है कि एक पहले ट्यूबरकुलिन टेस्ट होता था, आम में देते थे और उसमें पता चलता था कि टीबी का इन्फेक्शन है। तो कईयों को ऐसे होते हैं कि इन्फेक्शन हो जाता है पर वो कन्वर्ट नहीं होंगे, वो टेस्ट में शो नहीं करेंगे, जो ये एलर्जिक टेस्ट है टीबी के लिए। फिर ट्यूबरकुलिन कन्वर्सन विदाउट डिजीज, तो मेजॉरिटी ऑफ केसेस ये पहले 3 कैटेगरी में आते हैं। हमारे देश में जितने लोग संक्रमित होते हैं उनमें से 90% लोगों को कोई डिजीज नहीं होता है। दे डू नॉट हैव एनी डिजीज बट दे हैव द इन्फेक्शन। सो ये इसी से पता चला है कि इट में बी नेसेसरी फॉर टीबी बट सफिशेंट नहीं होता। टीबी करने के लिए खाली बैक्टीरिया काफ़ी नहीं है, उसके लिए दूसरे फैक्टर्स होते हैं। फिर दूसरा होता है डिजीज विदाउट साइन एंड सिम्टम्स, यहाँ से टीबी बीमारी चालू होता है। नीचे के जो 3 है, तो ये नीचे के 3 है और मेजॉरिटी टीबी इन्फेक्शन के बाद ये फर्स्ट 3 कैटेगरी में आते हैं। जिंदगी काट देते हैं उनको टीबी का, कोई ना दुर्लक्षण होता है, ना कोई दुष्प्रभाव होता है, ना कोई वो स्प्रेड करते हैं, वो नॉर्मल जिंदगी जी लेते हैं 90% लोग। हम में इंडियंस में कहते हैं कि 30 से 40% लोग होंगे जिनको कि इन्फेक्शन हो चुका है और उनको कभी बीमारी नहीं होगा। तो दूसरा, ये बीमारी डिजीज विद साइन सिम्टम्स होते हैं, जैसे खांसी आना, 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी हो तो हम टीबी का टेस्ट करना चाहिए। और स्पुटम, फिर कुछ लोगों को साइन सिम्टम्स होते हैं पर वो उनके जो वल्गम में बैक्टीरिया नहीं रहता है, तो वो क्या है कि वो ऐसे लोग भी रहते हैं। और ये जो तीसरा आखिरी कैटेगरी है, जो स्पुटम में जो बैक्टीरिया रहते हैं, यही लोग दूसरे को इन्फेक्ट कर सकते हैं, फैला सकते हैं। तो हमारा मेन टारगेट है कम्युनिटी को फैलाव रोकने के लिए ये आखिरी कैटेगरी को ट्रीट करना, और बाकी नीचे के तीनों को ट्रीट करना, क्योंकि इन लोग कभी भी स्पुटम पॉजिटिव हो सकते हैं। और अभी क्या हो गया है कि स्पुटम और भी टेस्ट आए हैं जो कि पकड़ लेता है कि इनको सही में टीबी फैला सकते हैं कि नहीं। तो ये थोड़ा-सा हम बहुत जल्दी ओवरव्यू देते हैं कि तीन क्या-क्या होते हैं। कि एक बैक्टीरिया से होता है, माइकोबैक्टीरियम टुबर, और ये एसिड फास्ट होता है, इसका आइडेंटिफाई करने के लिए स्मीयर में, और ये सनलाइट और इससे डिस्ट्रॉय हो जाता है, फ्रीजिंग डिस्ट्रॉय। सनलाइट से अगर अंधेरे में आपका बलगम वगैरह पड़ा हो, ड्राइड स्पुटम पड़ा हो, पस पड़ा हो, तो उसमें बैक्टीरिया काफ़ी दिन तक रह सकता है, तो ये इन्फेक्टिव मटेरियल हो सकता है। तो कहाँ से होता है टीबी? जो ह्यूमन्स में होते हैं, ह्यूमन्स में टीबी होते हैं, मैन वुमेन में होते हैं प्रिंसिपल रिजर्वायर, जो कि टीबी बैक्टीरिया दूसरे को फैला सकता है। और दूसरा रिजर्वायर है, हमारे एनिमल में भी होते हैं टीबी, पर्टिकुलरली कैटल में होते हैं, गाय में होते हैं, टीबी होते हैं। तो ये एक्स्ट्रा एनिमल रिजर्वायर है जिसको माइकोबैक्टीरियम बोवाइन टीबी कहते हैं, माइकोबैक्टीरियम बोविस, और इसके इन्फेक्शन से भी टीबी जैसा लक्षण होगा। अगर हम दूध पिए जिसका कि अच्छे से उबाला नहीं हो या पास्चराइज नहीं किया हो, तो हमको इंटेस्टाइन में टीबी हो सकता है। और इसमें हम इनहेल करते हैं तो हमको लंग में टीबी हो सकता है, जिसको पल्मोनरी टीबी कहते हैं। तो 2 रिजर्वायर है, एक इंसान है और दूसरा कैटल वगैरह है। और ट्रांसमिशन कैसे होता है? खांसने से जो ड्रॉपलेट होता है, एयरबॉर्न, और खांसना, स्नीजर, लाइट टॉकिंग, पुअर हाउसिंग, कंजेस्टेड लिविंग कंडीशंस, वेंटिलेशन नहीं हो, तो ये पॉवर्टी का डिजीज़ है, ओवरक्राउडिंग जहाँ हो। और इसका इंक्यूबेशन पीरियड, इन्फेक्शन हमारे को टीबी बैक्टीरिया हमारे बॉडी में गया है लंग से या इंटेस्टाइन से, और हमको कन्वर्जन में 4 to 6 वीक्स लगता है। तो 6 हफ्ते के बाद हम पॉजिटिव आ सकते हैं। एक टेस्ट होता है ट्यूबरकुलिन टेस्ट जिसको कहते हैं, वो टीबी का एंटीजन इंजेक्ट करते हैं स्किन में, और अगर टीबी जिसको होता है उसका स्किन में ऐसे रेज ये हो जाता है, सर्कल जिसको कहते हैं, तो वो उससे पता चलता है कि इसको टीबी का बैक्टीरिया इसको पहुंचा है।
पर जैसे मैंने कहा था कि हो सकता है, मेजॉरिटी चांस ये है कि उसको कुछ नहीं होगा, बैक्टीरिया अंदर पड़ा रहता है। अभी हम बताएंगे इसका कैसा कोर्स होता है। और इंटरवल बिटवीन इन्फेक्शन एंड डिजीज में टेक सेवरल ईयर्स, सालों साल निकल जाएगा उसको, या तो ज़िंदगी भर कभी नहीं होगा, या जब उसका इम्यूनिटी कम हो जाता है, कोई दूसरी बीमारी होती है, या ओल्ड एज होता है, या एचआईवी एड्स हो जाता है, या स्टीरॉयड्स में, या डायबिटीज़ में, तो वो फिर पुराना जो इन्फेक्शन एक बैठा रहता है शरीर में किसी जगह, वो रीएक्टिवेट होने के संभावना बढ़ जाता है। तो उसको कहते हैं रीएक्टिवेटेड टीबी, पोस्ट प्राइमरी टीबी रीएक्टिवेशन। और प्राइमरी टीबी बच्चों में होता है, वो हम बताएंगे अभी। ये प्राइमरी रिएक्शन जिसको कहते हैं प्राइमरी टीबी अकर्स इन चाइल्डहुड। उसमें क्या होता है कि लंग से अगर बैक्टीरिया जाएगा, पल्मोनरी फोकस एंड ड्रेनिंग हाइलर नोड्स, जहाँ पे लंग में जाता है, लॉन्च करता है, उसका जो लिम्फ नोड ड्रेन करते हैं, लिम्फेटिक्स, जो हमारे ये होते हैं इम्यून सिस्टम के लिम्फ नोड्स होते हैं, जो यहाँ पे हम गले में वगैरह देख सकते हैं, अगर सूज जाता है या ग्रॉइन में, तो अंदर भी होते हैं लंग्स के बीच में, दोनों लंग्स के बीच में हाइलर नोड्स कहते हैं उसको। और वो उसमें थोड़ा रिएक्शन होगा, और जहाँ पे पेरीफेरी में, लंग्स के पेरीफेरी में थोड़ा सा रिएक्शन होगा, और वो फिर हील हो जाता है अगर उसको बीमारी ना हो, और बाद में कैल्सीफाई हो जाता है। उसको हम गोन्स लीजन कहते हैं। और अभी हम आपका थोड़ा सा बताएंगे, इमेज बताएंगे। स्कारिंग एंड कैल्सिफिकेशन हो जाता है। एंड कभी अगर उसका होस्ट डिफेंस ठीक ना हो, गिव राइज टू कॉम्प्लिकेशंस। तो अगर बच्चों में एक्चुअली जहाँ पे टीबी एंडेमिक है, बचपन में इन्फेक्शन हो जाता है और वो साइलेंटली पड़ा रहता है, लेट एडल्टहुड में या ओल्ड एज में जाके इम्यूनिटी कम होने से उसको पोस्ट प्राइमरी टीबी कहते हैं उसको। प्राइमरी रिएक्शन बचपन में होता है, पर अगर बच्चों में भी अगर इम्यूनिटी कम है, मैलनरिश बच्चा हो और कोई उसको इम्यूनिटी कम है, तो वो जो हाइलर ग्लैंड्स है, लिम्फ नोड्स, ब्लॉक एयरवे करेगा। ब्रोंकियल ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है, मेनिंजाइटिस हो सकता है, टीबी मेनिंजाइटिस, ये है प्राइमरी टीबी चाइल्डहुड में। जैसे इधर दिखा रहे हैं कि इधर लंग्स है, ये लंग्स का जो किनारा है इस साइड में, इधर वो लीजन हुआ है, प्राइमरी लीजन। इसको हमने मैग्नीफाई करके बताया, इसमें ग्रेनुलेशन टिश्यू और जाइंट सेल होते हैं। और ये जो लिम्फ नोड्स है, ये दोनों लंग्स के बीच में, ये हाइलर लिम्फ नोड, ये एनलार्ज है। एक्सरे में देखेंगे तो ये है आपका, ये लिम्फ नोड जो देख रहे हैं, ये वाला शैडो, ये स्कार हो गया है, ये कैल्सिफाइड हो गया है। और ये पेरीफेरी लंग टिश्यू में ये एक लीजन है। और ये अगर बच्चा को कुछ नहीं होता, हील हो जाता, अच्छा इम्यूनिटी है, तो ये कैल्सिफिकेशन हो जाता है। और ये कैल्सिफिकेशन के अंदर बैक्टीरिया कई सालों तक पड़ा रहता है और कुछ नहीं होता है। अगर इम्यूनिटी कम हो तो रीएक्टिवेट होता है। इसके अलावा थोड़ा बहुत माइकोबैक्टीरियम दूसरे ऑर्गन्स में भी फैल सकते हैं, पर्टिकुलरली अपर लोब ऑफ लंग्स में ये रहते हैं। और फिर जब रीएक्टिवेशन होता है तो एडल्ट्स में अपर लोब में चांसेस ज़्यादा रहते हैं टीबी होने का। बच्चों में पूरे ब्रोंको निमोनिया या टीबी या मिलेरी टीबी हो सकता है। तो ये है चाइल्डहुड टीबी। तो ये होता है सेकेंडरी रिएक्शन। जैसे मैं कहता हूँ कि रीएक्टिवेशन, इन्फेक्शन बहुत पहले हो गया, कई सालों पहले, ये रीएक्टिवेशन ऑफ, मोस्टली रीएक्टिवेशन से भी हो सकता है, और कुछ केसेस में फ्रेश इन्फेक्शन भी हो सकता है। सो ये इसकी वजह है ब्रेक डाउन इन होस्ट रेजिस्टेंस। हमारा बॉडी का जो इम्यूनिटी है कैसे होता है, माल न्यूट्रिशन है, ठीक डाइट नहीं है, अल्कोहलिज्म है, ओल्ड एज है, कई बार प्रेगनेंसी में ये हो जाता है एक्टिवेट, और एचआईवी टीबी का बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है। एचआईवी टीबी बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है। एचआईवी में ऐसा ही इम्यून डेफिशिएंसी होता है उसमें, और उसमें फिर कैविटी वेविटी, जैसे मैंने बोला, अपर लोस में हो जाता है, पेरेंट कैविटी। और एक्चुअली यही वजह है, जो जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज है, उनको जैसे जैसे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा, हाउसिंग बढ़ा, न्यूट्रिशन बढ़ा, वेंटिलेशन अच्छा हुआ, तो टीबी अपने आप कम हो गया बिफोर द एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स या
वैक्सीन तो खैर अभी भी काम नहीं करता है टीबी का, बीसीजी के बारे में बात करेंगे। पर ऑफ कोर्स एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स अच्छा काम करता है, क्योंकि वो, पर उनका मेजर जितना इम्पोर्टेंट है 10% एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स है, जैसे मैं क्या 90% हमको बचाता है हमारा होस्ट रेजिस्टेंस। क्योंकि 100 लोग संक्रमित होते हैं, उनमें से 10% होते हैं जिनको टीबी का एक्टिव साइन सिम्टम्स है और जो इन्फेक्टिव हो जाते हैं। और ये 10% भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि हमारा इतना बड़ा पॉपुलेशन है। तो ऐसा नहीं है कि टीबी हम पूरा इससे कर ले स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा के, क्योंकि पूरे जनसंख्या का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाने में शायद 100 साल लग जाएंगे हमको, क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एवरेज इंडियन का वर्ल्ड वार में, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो यूरोप का था, वो अभी हमारा वही स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है। आम आदमी का मैं बात कर रहा हूँ, अडानी अंबानी का नहीं। क्लिनिकल फीचर्स क्या है? एनोरेक्सिया, भूख नहीं होना, वेट लॉस बहुत इम्पोर्टेंट है, उसको बेल्ट ढीला होता है, वेट लॉस होता है, कपड़े ढीले होते हैं। और ये सबसे ये है इवनिंग राइज को, रात के टाइम उसको टेम्परेचर और रात को पसीना आना, ये बहुत ही टिपिकल साइन है कि रात को उसको बुखार आना और पसीना आना। और लोकली उसको खांसी होना है, खांसी में खून भी आ सकता है और ब्रेथलेसनेस आ सकता है, सांस फूल सकता है और छाती में दर्द हो सकता है, पेन चेस्ट। ये लोकल सिम्टम्स है। और कई बार क्या होते हैं, बड़े वेग कंप्लेंट्स होते हैं, जस्ट ऐसे वेट लॉस और इवनिंग राइज ऑफ टेम्परेचर, ये सब शायद नहीं भी हो। तो जो भी है, खांसी जब भी 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी हो तो उसको जांच कर। दूसरा होता है, जो फेफड़ों में क्या होता है, प्लूरल एफिजन है। फेफड़ों के जो बाजू में जो प्लूरा होता है लेयर, उसमें पानी भर जाना, प्लूरल एफ्यूजन। निमोथोरेक्स मतलब लंग कोलैप्स हो जाना और खून आना खांसी में, ये होते हैं पल्मोनरी टीबी में कॉम्प्लिकेशंस लंग्स में। और टीबी जैसे मैंने बताया कि दूसरे अंगों को भी इन्फेक्ट कर सकता है। तो मिलियरी टीबी कहते हैं, जो कि टीबी चारों तरफ फैल जाता है, काफ़ी इसमें सीरियस हो जाता है पेशेंट, उसको मिलियरी टीबी कहते हैं। और लंग्स में भी उसको पूरा लंग में दाने 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 भर जाता है, जैसे बर्फ गिरता है ना, स्नो स्टॉर्म जैसे होता है, वो मिलियरी टीबी होता है। टीबी मेनिंजाइटिस होता है, वो ब्रेन में फैल जाता है, मेनिंजिस में फैल जाता है, उसको सीवियर हेडेक होता है, वो कोमा में जा सकता है। तो हमारे इंडिया में कोई भी पेशेंट आता है कोमा में, उसको टीबी मेनिंजाइटिस को भी सस्पेक्ट करना चाहिए और करते हैं। टीबी ऑस्टियोमाइलाइसिस, हड्डियों का टीबी हो जाता है। फिर वो किडनी अफेक्ट कर सकता है। टीबी जेनाइटल, जेनाइटल टीबी औरतों में, उसको जो आपका ट्यूब होता है, जो बच्चेदानी, जो कि जिससे ओवरी से फैलोपियन ट्यूब होता है, जिससे कि आपका ओवम आता है। तो वो फैलोपियन ट्यूब जो बच्चेदानी के दोनों तरफ एक ट्यूब देखा होगा आपने, और जो कि यहाँ दोनों तरफ ओवरी से जो अंडा लाता है, वो ट्यूब में टीबी होने से वो ट्यूब ब्लॉक हो जाता है। तो वो एक कारण हो सकता है जेनेटिक टीबी की, बच्चा इनफर्टिलिटी हो सकता है, कि बच्चे पैदा करने की शक्ति कम हो सकती है। और स्किन में भी टीबी होते हैं, स्किन का क्यूटेनियस टीबी। और कंट्रोल कैसे करते हैं, आपको केस फाइंडिंग को पकड़ के और ट्रीटमेंट। और प्रिवेंटिव है, बीसीजी वैक्सीन हम बचपन में दे देते हैं, बर्थ में, और ये बहुत पुराना वैक्सीन है, 100 साल। और ये बड़ा दुर्भाग्यवश ये इंडिया में स्टडीज़ बहुत पहले कर चुके हैं, आज से 20-30 साल पहले कर चुके हैं, आई थिंक 40 साल पहले कर चुके हैं, 1980s में शायद। बीसीजी इंडिया में ज़ीरो एफिकेसी है उसका, और अलग-अलग कंट्री में इसका अलग-अलग एफिकेसी आया। जो ये बैसिलस कामेरगुडी, ये आपका बोवाइन इससे स्ट्रेन से बनाते हैं, और ब्राज़ील में 80% एफिकेसी है। तो मैंने बताया ना, रेंजिंग फ्रॉम 80% इफेक्टिवनेस टू 0%। तो अनफॉर्चुनेटली इंडिया में 0% है और ब्राज़ील में 80% है। पर हम अभी भी देते हैं बच्चे में। और क्यों देते हैं, कि अभी उनका कहना है, जो भी थोड़े बहुत साइंटिस्ट ने किया है, कि शायद ये सीरियस टाइप्स ऑफ टीबी से बचाएगा, मेनिंजाइटिस और मिलेरी, पर कोई सॉलिड एविडेंस नहीं है आज के तारीख में। और बीसीजी वैक्सीन हम पहले, मैं आर्म फोर्सेस में था, तो हमने जब नए-नए जॉइन किए थे, तब वो रिक्रूट्स को देते थे, जो नया-नया जॉइन करते थे मिलिट्री, शायद 16, 17 साल, 18 साल में।
अभी बंद कर दिया, जब उनको पता चला कोई फ़ायदा नहीं है तो एडल्ट्स में तो बिल्कुल बंद कर दिया है। पर अभी थोड़ा बहुत प्रपोज़ल है कि बीसीजी ट्रायल एडल्ट्स में फिर स्टार्ट करने वाले हैं, पर्टिकुलरली जो डायबिटीज़ पेशेंट्स है और जो एचआईवी है और अल्कोहलिक है, उनमें ट्राई करने का प्लान है। कोई पायलट स्टडी कर रहा है, पर हमको इसके ऊपर थोड़ा क्वेश्चन मार्क है कि बीसीजी वैक्सीन एक बार जब पता चला कि इसका कोई काम नहीं कर रहा है टीबी में, तो इसको अभी फिर से हम कैसे, अब वो कहते हैं कि ट्रायल करके देखेंगे शायद काम करे, तो देखते हैं। फिर इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये न्यूट्रिशन, हाउसिंग, इसमें कई साल लग जाएंगे हमको, तो पर ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, न्यूट्रिशन और हाउसिंग। पॉवर्टी एंड ये सब टीबी के साथ रिलेटेड है। केस फाइंडिंग हम पहले करते थे, जो नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम 1962 में चालू हुआ था, वो पैसिव सर्विलेंस होता था कि जो खांसी लेके जो आते थे मरीज, उसको हम स्पूटम एग्जामिनेशन करते थे और वो स्पूटम करते थे, उसको अगर पॉजिटिव है तो उसको ट्रीटमेंट में डाल देते थे। पहले का ट्रीटमेंट करीब काफ़ी लंबा होता था, 18 महीने का होता था। उसके बाद कुछ नई अच्छी दवाइयाँ निकली है और आजकल 6 से 9 महीना नॉर्मल ड्रग, सेंसिटिव टीबी, नॉर्मल जो टीबी है जिसको कि एक्स्ट्रा ड्रग रेजिस्टेंस नहीं है, उसका 6 to 9 मंथ्स कोर्स है और 3 सैंपल लेते हैं लैब में, अर्ली मॉर्निंग सैंपल। और अभी ये क्या है, स्पूटम एग्जामिनेशन के लिए कई बार मिस हो जाते थे, माइक्रोस्कोपी की ज़रूरत है। तो अभी कुछ नए टेस्ट निकले हैं जो मॉलिक्यूलर टेस्ट है, जो कि न्यूक्लियर पार्टिकल्स जो जीन जेनेटिक मटेरियल पे है उसको थोड़ा एम्पलीफाई करके, ये है कार्ट्रिज बेस्ड न्यूक्लियर एसिड एम्पलीफिकेशन टेस्ट। तो ये टेस्ट करने में एक तो इसका जो पकड़ है ज़्यादा अच्छा है स्पूटम से, ये फ़ायदे है। दूसरा है कि ये स्पूटम एग्जामिनेशन से खाली स्मीयर से आपको बैक्टीरिया दिखता था, उसका कंफर्मेशन में हमको 6 हफ्ते लग जाते थे क्योंकि उसको कल्चर करना पड़ता था। तो रिजल्ट 6 हफ्ते में मिलते थे और ये करीब 2 घंटे में मिल जाता है इसके टेस्ट। और ट्रू नेट इसी के मॉडिफिकेशन है। और ये टेस्ट क्या है कि इतना ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है, ये अगर आपके पास फैसिलिटी है तो ये जल्दी से ट्रेन कर सकते हैं लोगों को, और फॉल्स पॉजिटिव कम आते हैं और स्पूटम में थोड़ा एक्सपर्टीज लगता है। कीमोथेरेपी है, ये है आपका सबसे तगड़े दवाई है जो किल करते हैं, रिफेम्पिसिन, आइसोनियाजिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, पायराजिनामाइड। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन तो अभी आजकल रेजिस्टेंस टीबी में देते हैं, पहले हम प्राइमरी इसमें देते थे, पर 1980 के दौरान या 78-80 में रिफेम्पिसिन का जो आविष्कार हुआ तो इससे काफ़ी टीबी ट्रीटमेंट शॉर्ट हो गया, क्योंकि ये बड़ा तगड़ा दवाई है रिफेम्पिसिन। आइसोनियाजिन तो पहले से था, तो इसके देने के बाद स्ट्रेप्टोमाइसिन अभी कम ही इस्तेमाल होता है। और जैसे मैंने बोला 6 महीने से 9 महीने का ट्रीटमेंट होता है। पहला 2 महीना डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट देते हैं, कॉम्बिनेशन देते हैं, सिंगल ड्रग नहीं देते कभी टीबी में। तो कॉम्बिनेशन ऑफ इनिशियल 4 ड्रग्स, रिफैम्पिसिन, आइसोनियाजिन, पायराजिनामाइड और इथाम्बोटोल देते हैं। उसके बाद बाकी 6 महीना, पहला 3 महीना या 2-3 महीना ये देते हैं, बाकी 6 महीना हम 2 दवाई देते हैं, रिफैम्पिसिन और आइसोनियाजिन, ये दोनों। तो ये नॉर्मल टीबी जो कि रिस्पॉन्ड कर रहा है। कई अभी जैसे मैंने कहा ड्रग रेजिस्टेंस टीबी हो जाते हैं, जिसके लिए बहुत ज़्यादा दूसरे सेकंड लाइन ड्रग्स लगते हैं, जिसका कि रिजल्ट्स भी थोड़ा इतना अच्छा नहीं है और जिसको टाइम ज़्यादा लगता है, तो महंगा पड़ता है। तो फर्स्ट फेज जैसे मतलब 4 ट्रीटमेंट कंबाइन, और सेकेंड फेज में 1 to 3 मंथ्स तक देते हैं और दूसरा बाकी 6 महीने देते हैं। ये रिफेम्पिसिन और आईएनएच, ये दो बहुत ही किल कर देता है बैक्टीरिया को, बाकी को मल्टीप्लिकेशन रोकता है। तो ये दवाई थ्रू आउट देना है। तो ये खैर अलग अलग रेजिम है। तो ये डॉट्स चालू हुआ था 1994 में। ये हुआ था डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट टर्म, कि कोई लोग यानी इतना लंबा ट्रीटमेंट लेना, कई लोग थोड़ा 2-3 महीने ट्रीटमेंट के बाद मरीज बिल्कुल अच्छा फील करता है, तो कई लोग ड्रॉप आउट हो जाते थे, तो उससे फिर से री एक्टिवेशन हो जाता था बाद में और वो रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता था। तो उन्होंने कहा कि कोई हेल्थ वर्कर के नज़र के सामने वो दवाई लेगा, तो वो डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट टर्म। और यहाँ हेल्थ वर्कर तो हमारे नहीं, तो दूसरा कोई स्कूल टीचर या कोई वॉलंटियर उसको ट्रेन कर सकते हैं उसके सामने, या कम्युनिटी वर्कर। तो ये अलग अलग डॉट सेंटर्स पूरे कंट्री में इन्होंने किए थे कि ये ट्रीटमेंट ले।
or other trained person, or continuous patient is issued medicine for 1 week in a multi blister combi pack. जो टीबी की दवाई आती है, सिंगल दवाई नहीं मिलता है। टीबी को पहले फेज में 4 दवाइयाँ का अलग इकट्ठे आता है पैक, और दूसरे फेज में 2 दवाई का आता है, कॉम्बिनेशन आता है, क्योंकि वो सिंगल दवाई लेने से जल्दी से रेजिस्टेंस डेवलप होता है, ड्रग रेजिस्टेंस डेवलप होता है। तो एक कॉम्बी पैक आता है, और ये डॉट्स एजेंट। और ये बीसीजी वैक्सीन का मैंने बोला, इसका थोड़ा हिस्ट्री अच्छा नहीं है। ये देते हैं बर्थ में 0.05 ml देते हैं, पर इसका मैंने जैसे कहा इंडिया में एफिकेसी नहीं है। पहले इसको 6 वीक्स में भी देते, पर वो हमारे यहाँ कहते हैं कि दूसरे माइकोबैक्टीरियम बहुत है एनवायरनमेंट, तो वो इंटरफियर करता, शायद इसलिए वैक्सीन काम नहीं करता। तो ऐसे कई स्पेकुलेशंस है। तो 94 में क्या हुआ था, रिवाइज नेशनल टीबी कंट्रोल का ये था कि हमको 85% क्योर रेट होना चाहिए, जितने भी टीबी मरीज हम डिटेक्ट करें, और कम से कम हम 70% टीबी मरीज जितने कम्युनिटी में है उसको डिटेक्ट करें, और एनजीओ को और डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट दें। ये हमारा, क्योंकि 62 में क्या था, हमने कहा खाली जो मरीज अस्पताल में आता था खांसी लेके उन्हीं का हम करते थे। अब इसमें क्या है कि हम डिटेक्ट सब नहीं होते थे। तो उसके बाद 94 के बाद थोड़ा एक्टिव प्रोग्राम्स चालू हुए, और उसके बाद 2006 में स्टॉप टीबी स्ट्रेटेजी को लाए। उसमें क्या था कि हाई क्वालिटी डॉट एक्सपेंशन और बाकी जगह डॉट सेंटर्स करें। टीबी एचआईवी कॉम्बिनेशन को, एचआईवी मरीज में टीबी ज़्यादा होता है। फिर मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस, एमडी, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी, और दूसरे चैलेंजेस आ गए, उसको टैकल करने के लिए सेकेंड लाइन दवाइयाँ। हेल्थ सिस्टम स्ट्रेंथनिंग, ये तो अभी कितना स्ट्रेंथ करेंगे, जबकि हमारा एक्चुअली जो रिकमेंडेशन था बोर्ड कमेटी का कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर जहाँ पे अभी की एक डॉक्टर रहना चाहिए, वो भी शायद कई विलेजेस में नहीं रहते हैं, वहाँ पे उनका था कि 6 डॉक्टर का अस्पताल होना चाहिए, 75 बेडेड। और तालुका ब्लॉक लेवल में तो पूरा 600 बेड का अस्पताल होना चाहिए स्पेशलिस्ट का। तभी पेरीफेरी में हमारे पास जब तक हम बेसिक बुनियाद नहीं रखेंगे, हेल्थ सिस्टम स्ट्रेंथनिंग ऑन पेपर ही रह जाएगा। क्योंकि टीबीसीबी पूरे इंडिया में होता है, और हमारे यहाँ हेल्थ के जो मॉनिटरिंग और ये हमारे टाउन्स एंड सिटीज़ में ही होते हैं, तो ये कमजोरी रह जाती है। एंगेज केयर प्रोवाइडर्स, जो लोग केयर देते हैं उनको मोटिवेट करें। अभी कम गवर्नमेंट सर्विसेज में कम स्टाफ होगा तो मोटिवेशन भी कम हो जाता है, आपको मालूम है। एम्पावर पेशेंट्स एंड कम्युनिटी, इनको जानकारी दे, इनको, और स्टिग्मा वगैरह जो होता है उसको दूर करें, क्योंकि कई पेशेंट जो स्टिग्मा होता है उनको कम्युनिटी से अलग कर देते हैं, उसको घर से बाहर कहीं निकाल देते हैं, इसको टीबी का मरीज है। तो उसमें क्या है, मरीज उसको छुपाएगा, वो छुपाएगा तो और फैलाएगा, तो उसमें सबको नुकसान होता है। और अगर वो इलाज कराता है, अपना दवाइयाँ चालू कर देता है, पर्टिकुलरली जो फर्स्ट लाइन ड्रग्स है, आईएनएस, रिफेम्पिसिन और बाकी कॉम्बिनेशन, तो बहुत जल्दी वो स्पुटम नेगेटिव हो जाता है, उसका बलगम में फिर बैक्टीरिया नहीं रहता, तो वो फैला भी नहीं सकता है। तो आइसोलेशन की भी ज़रूरत नहीं है अगर वो। और रिसर्च है, अलग अलग रिसर्च, नई दवाई है, नए अभी तो वैक्सीन को फिर से कर रहे हैं। सो स्टॉप टीबी, फिर 2015 को एक स्टॉप टीबी स्ट्रेटेजी है। ये बड़े बड़े स्लोगन्स निकालते रहते हैं, पर काम वही होता है, इंटीग्रेटेड पेशेंट सेंटर्ड केयर एंड प्रिवेंशन। अब ये अंग्रेजी चेंज होती रहती है। बोल्ड पॉलिसीज एंड सपोर्टिव सिस्टम, अब वो क्या सपोर्ट है वो सोचना पड़ेगा। रिसर्च तो चल ही रहा है हमेशा। अभी क्या था इनका एम्बिशियस की 90-90-90 टारगेट 2015 में, जो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने बोला 90, मतलब 90% जितने कम्युनिटी में टीबी मरीज है 90% को डिटेक्ट करना चाहिए। रीच, डिटेक्ट एंड ट्रीट 90% ऑफ टीबी पेशेंट, अचीव 90% ट्रीटमेंट सक्सेस, सर्विस नहीं होगा, ट्रीटमेंट सक्सेस जो है 90% आपका सक्सेसफुल ट्रीटमेंट होना चाहिए। पहले हमने जो देखा था जो आरएनटीसीपी में क्या था कि आप 75% लोगों को डिटेक्ट करो जिनको टीबी है, और 85% सक्सेस होना चाहिए। तो अभी आप 90% को डिटेक्ट करो और 90% सक्सेस होना चाहिए ट्रीटमेंट में। और 90% जो वल्नरेबल है, जिनको कि ज़्यादा रिस्क है टीबी का, जैसे अंडर सर्व्ड है, कॉन्टैक्ट्स है टीबी पेशेंट के, स्लम्स में ओवर क्राउडेड कंडीशन में जो रहते हैं, माइग्रेंट्स है, लेबर्स है, अल्कोहलिक्स है,
HIV पेशेंट्स हैं 90% उनका ये होना चाहिए स्क्रीनिंग टीबी के लिए। तो ये इनका टारगेट था कि इससे हम टीबी को एकदम हॉल्ट कर देंगे। मैं इतना तेज ट्रेन इतने सालों से आ रहा है एकदम हॉल्ट कर देंगे। तो ये एक था। उसके बाद जो था टीबी एलिमिनेशन गोल, क्लैरियन कॉल बाय प्राइम मिनिस्टर ऑन 13 मार्च 2018 टू अचीव टीबी मुक्त भारत। तो अभी हम टीबी को बिल्कुल ही एलिमिनेट कर देंगे। उसमें उसका टारगेट है कि 2015 को जो बेसलाइन इससे उससे 80% और कम हो जाना चाहिए, और 90% जो डेथ है वो बेसलाइन का 2015 का 90% कम होना चाहिए। वो 90% के हिसाब से हम अगर देखेंगे 2015 को भी 1400 लोग मरते थे रोज टीबी से, आज 1300 मर रहे हैं आज की तारीख में। तो 90% अभी अगले साल तक हम, उन्होंने कहा कि 2025 तक आप पूरा भारत मुक्त, टीबी मुक्त भारत हो जाएगा। हालांकि WHO और यूएन यूनाइटेड नेशंस ने 2030 का रखा था ये डेट टीबी मुक्त का, जो भी एलिमिनेशन का, पर हमारे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला हम 2025 को ही हम कर देंगे भारत को टीबी मुक्त। तो ये देखना है कि भाई ये कितना रियलिस्टिक है। चैलेंजेज एंड रियलिटी। रियलिटी क्या है आज के तारीख में? अभी एक हम, और जैसे मैंने कहा आज के तारीख में रोज 1300 लोग टीबी से मरते हैं। 2015 को 1400 लोग मर रहे थे। तो अभी 90%, अगले साल तक 90% कम करेंगे तो मतलब 100 से कम लोगों को मरना चाहिए। तो अभी संभव है कि नहीं, आप सोचिएगा। अभी उसके आगे जो डेवलपमेंट हुआ हम बताएंगे। और जीरो आउट ऑफ पॉकेट हेल्थ एक्सपेंडिचर, क्योंकि मरीज को, टीबी जिस मरीज को होता है, पर्टिकुलरली जो गरीब है, जो डेली वेजेस का है, उसको डॉट सेंटर जाना पड़ता, अपने जांच के लिए जाना पड़ता, उसको कई बार अपने पैसे से, पॉकेट से पैसा खर्च करना पड़ता है, और वो कई बार दवाइयाँ भी खरीदना पड़ता है। तो वो क्या है कि वो गरीबी की रेखा के और नीचे चला जाता है। तो ये एक था कि ये एक भी पैसा खर्चा नहीं करना पड़ेगा मरीज को। ये था कि टीबी मुक्त भारत के ये उन्होंने क्राइटेरिया दिए हैं। और इसका क्या है, इसका टीबी नोटिफिकेशन अभी इम्प्रूव किया है कि 16 मार्च 2018 से कंपलसरी नोटिफिकेशन और निक्सय पोर्टल, ये निक्सय पोर्टल है, ये इसका वेबसाइट है और ये कॉल सेंटर है। तो इसमें आप जितने भी टीबी मरीज है वो रजिस्टर कर सकते हैं, या जो डॉक्टर्स है जिन्होंने टीबी पेशेंट्स देखे हैं उनको नोटिफिकेशन करना है, और निक्सय में उसको एंट्री करना है। निक मतलब, सय मतलब टीबी, क्षय रोग, निक मतलब खत्म करना। तो निक्सय पोर्टल बनाए हैं। और इसमें क्या है कि टीबी का जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है उसमें पेशेंट को ट्रेस रखा जा सकता है, दवाई ले रहा कि नहीं, ड्रॉप आउट हो रहा कि नहीं। और निक्सय पोर्टल में और भी कुछ फ़ायदे हैं कि उसमें टीबी के मरीज को कुछ कैश इंसेंटिव भी मिलता है, और जो नोटिफिकेशन करते हैं उसको भी कैश मिलता है, और टीबी के मरीज को कुछ पैसा मिलता है उसके आहार के लिए, इसके लिए अगर इसमें रजिस्टर करे तो। और फिजिकल रिकॉर्ड्स भी कर सकते हैं डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर, क्योंकि ये निक्सय सब जगह गाँव-वाँव की तरफ शायद इतना नहीं ये निक्सय एक्टिवेट हुआ है अभी जहाँ तक। और अभी जैसे मैंने बोला कि इसके भी आगे एक हमारे देश में टीबी मुक्त पंचायत इनिशिएटिव, कि उन्होंने कहा कि पंचायत लेवल से हम टीबी मुक्त भारत करेंगे, और जो पंचायत को ऐसे टारगेट कुछ अचीव करता है उनको कुछ हम साल में वो डिक्लेयर भी कर सकते हैं अपने आप को कि वो मुक्त हो गए टीबी से, और उनको अवार्ड भी मिलेगा। तो ये 24 मार्च 2023 में गवर्नमेंट ने बोला टीबी मुक्त पंचायत इनिशिएटिव, कि ये कहते हैं कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होता है पंचायत में, तो वो मॉनिटर करेंगे। हेल्दी विलेज फॉर हेल्दी नेशन एनविशेस्ड बाय गांधी, महात्मा गांधी जी, राहुल गांधी नहीं, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी बेचारे, उनका नाम हर जगह आ जाता है। लेवरेज तो उन्होंने कहा था विलेज, तो ये अच्छी बात है, पर इसका एक्चुअल कितना कन्वर्ट हो रहा है प्रैक्टिस में वो क्वेश्चन मार्क है। लेवरेजिंग पंचायत राज सिस्टम टू अचीव टीबी गोल्स 2025 तक। तो फॉर विलेज टू ऑब्टेन टीबी फ्री सर्टिफिकेट वैलिड फॉर 1 ईयर, एक सर्टिफिकेट मिलेगा अगर वो अपने पंचायत को। फर्स्ट टू इंडिकेटर्स टू बी अचीव एट 80 यूनिट्स, जो भी इंडिकेटर था कि 90% डिटेक्ट करेंगे, 90% करेंगे, जीरो, इस टाइप के कुछ इंडिकेटर्स बनाए हैं। वो मोर देन 80 यूनिट्स अंडर द पंचायत, एक पंचायत के अंडर कई ऐसे यूनिट्स होंगे, और
3 of the other indicators to be achieved more than 80 units. So to be verified by a team at district level, health department, पंचायत राज officials and reference from doctors. So कोई एक टीम आएगा वो देखेगा कि कितना अचीव किया है. तो इसका क्या है, इसमें कमजोरियां क्या है, वीकनेस ऑफ टीबी मुक्त पंचायत इनिशिएटिव एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन की, इसका कि साल में एक बार ही कर रहा है, इसका पीरियडिक मॉनिटर नहीं कर रहा है कि कितने केस डिटेक्ट कर रहे हैं, कितने उनका ट्रीटमेंट हो रहा, क्या हो रहा. और ओवर एम्फेसिस और कागजी कार्रवाई, सर्टिफिकेशन एंड अवार्ड, तो उसमें तो आपको मालूम है कि कितना कुछ ये हो जाता है. लैक ऑफ पंचायत लेवल टीबी सर्वेलेंस डेटा, ये सर्वेलेंस डेटा हमको बहुत इंपॉर्टेंट है, कितने डेली केसेस हुए, कितने ट्रीटमेंट में दिए, कितने, तो ये सब है नहीं अभी. लैक ऑफ रोबस्ट इवैल्यूएशन विच कैन कंप्रोमाइज. बजट हेड उसमें कुछ दिया नहीं कि ये पंचायत को क्या बजट दोगे, बजट हेड फॉर प्लानिंग. और जैसे मैंने कहा निक्से पोर्टल का भी प्रॉब्लम है. तो ये तो एक हमारे बहुत एम्बिशियस ये था टीबी मुक्त भारत का. तो अभी गैप्स, और अभी क्या हो रहा है आज के तारीख में, ह्यूज गैप्स इन प्रॉमिस एंड प्रैक्टिस, टीबी ड्रग्स स्टॉक आउट. सबसे बड़ा अभी सेटबैक का आया है कि टीबी के जो एसेंशियल ड्रग्स है जो कि बहुत ही ज़रूरी है, वो मार्च 2024 को एक लेटर आया था डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल टीबी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से कि प्रोक्योरमेंट प्रोसेस ऑफ ड्रग्स एंड डायग्नोस्टिक्स, देखिए डायग्नोस्टिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है मरीज को, और दवाइयाँ भी तो उतना इंपॉर्टेंट है, कंप्लीटेड बट ड्यू टू अनफोर्सीन रीजन सप्लाईज में गेट डिलेड. उनको बताया, ऊपर से लेटर आया कि हमको अभी ड्रग्स सप्लाई में हो सकता है, आपको सप्लाई में इंटरप्शन हो सकता है. और इसीलिए उन्होंने कहा था कि लोकल परचेज स्टेट लेवल में कर सकते दवाई का, एंड 3 मंथ्स, 3 महीने के लिए आप लोकली प्रोक्योर करें, स्टेट्स को बताया था, तो पेशेंट्स को इंटरप्ट ना हो ट्रीटमेंट. और ये बजट कहाँ से लेंगे ये स्टेट, ये नेशनल हेल्थ मिशन कैन बी यूटिलाइज फॉर दिस. अभी नेशनल हेल्थ मिशन एक प्रोग्राम है गवर्नमेंट का, जो कि रूरल पुअर, अर्बन पुअर एंड रूरल एरियाज में हेल्थ फैसिलिटीज इंप्रूव करने के लिए उनमें कुछ बजट है, और इस साल उसमें खाली 1% ही इंक्रीज किया नेशनल हेल्थ मिशन में. तो उससे बोला कि आप टीबी ड्रग्स इस बजट से आप एडजस्ट कर सकते हैं. इट ऑल्सो मेड प्रोविजंस फॉर रिइम्बर्समेंट इन केस पेशेंट पेज आउट ऑफ पॉकेट. जब मैं बोला था ना वहाँ 0% होना चाहिए आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, ये जो टीबी मुक्त का एक जो गोल है. तो वह कहता है कि ठीक है, पेशेंट अगर खरीदना पड़े तो उसको रिइम्बर्स हो जाएगा पैसा. तो अभी क्या है आज के तारीख में, जो 4-5 महीने से क्या चल रहा है हमारे देश में, टीबी ड्रग्स आर नॉट अवेलेबल. ग्राउंड में टीबी ड्रग्स अवेलेबल नहीं है. मैनी स्टेट्स, डिस्पाइट क्लियर इंस्ट्रक्शंस, टीबी ड्रग्स फॉर टीबी इन मैनी स्टेट्स आर नॉट अवेलेबल. ये मैं लिखने भूल गया. टीबी ड्रग्स आर नॉट अवेलेबल फॉर टीबी पेशेंट्स इन मैनी स्टेट्स फॉर 4 months. मार्च से जुलाई तक टीबी दवाइयाँ नहीं मिली लोगों को. 4-5 महीने सोचिएगा, अगर 6 महीने का उसका पूरा ड्यूरेशन है ट्रीटमेंट का, 4-5 महीने दवाई नहीं मिलेगा तो खत्म हो गया ना उसका. टीबी तो लेके घूम रहा है वो, और दवा इंटरप्ट हो गया है, इधर से उधर भाग रहा है, कई लोग ड्रॉप आउट हो जाएंगे. और फिर क्या होगा, आधा 2 महीना दिया, 4 महीने नहीं लिया, फिर आया नहीं, फिर अगर 4 महीने बाद भी आएगा तो इंटरप्ट हो गया ना. और उससे क्या होता है, ड्रग रेजिस्टेंस टीबी बढ़ जाता है, खतरनाक टाइप का टीबी हो जाता है, और वो दूसरे को भी खतरनाक वाला स्ट्रेन फैलाएगा. सम रूरल एरियाज, आज के तारीख में भी हमने पूना के भी कुछ रूरल में पता किया था 2 दिन पहले, सम रूरल एरियाज कंटिन्यू टू हैव टीबी ड्रग शॉर्टेज. अब देखिए महाराष्ट्र जैसे स्टेट में भी ड्रग शॉर्टेज चल रहा है, तो सोच सकते हैं कि दूसरे नॉर्थ इंडियन स्टेट्स जहाँ की और बुरा हाल है हेल्थ सर्विस क्या है. टीबी पेशेंट फेस फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स ड्यू टू आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर. उन्होंने पैसा खर्चा किया, क्योंकि अब उनको क्या, गरीब आदमी कहाँ क्लेम करेगा, कहाँ रिम्बर्स करेगा. मैनी पेशेंट्स ड्रॉप आउट हो जाते हैं. ड्रग्स गिवन फॉर फ्यूअर डेज, अगर आपका ड्रग्स का शॉर्ट सप्लाई है तो जहाँ 15 दिन का दवाई देते हैं, आप बोलेंगे ठीक है 1 ही हफ्ते का लो, दूसरे को 1 हफ्ता, तो उसको फिर से 1 हफ्ते बाद आना पड़ेगा, और उसको आने से खर्चा होगा, ट्रांसपोर्ट का खर्चा होगा, उसका डेली वेजेस का लॉस होगा. तो मोर फ्रीक्वेंट ट्रिप्स इंकरिंग कॉस्ट ऑफ ट्रैवल एंड लॉस ऑफ वेजेस.
तो ये इतनी परेशानियां कब 2024 को हो रहे हैं हमारे टीबी मरीज को, और ऐलान क्या किया गया है कि 2025 को भारत मुक्त हो जाएगा टीबी से, और 4-5 महीने से दवाइयां नहीं मिली लोगों को। और ऐसे गवर्नमेंट ऑफिशियल बोलते हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मिलेगा, मिल रहा है, ये गलत रिपोर्ट है। पर ये हमने रेफरेंस देंगे, ये रिपोर्ट है, मेन स्ट्रीम मीडिया में भी रिपोर्टेड है, पेशेंट्स ने फेस किए हैं ये प्रॉब्लम और कर रहे हैं, और मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी रिपोर्ट किया है। कंसिक्वेंस ऑफ टीबी ड्रग स्टॉक आउट का क्या नतीजा हो सकता है? इट इज चैलेंजिंग to ensure compliance of TB patients to treatment for 6 to 9 months। अगर 3 महीना, 5 महीना, 3 महीना, 3 महीना भी नहीं मिल रहा दवाई, 6 महीने का उसका कोर्स है, 50% टाइम दवाई नहीं है, अगर ड्रग्स अवेलेबल नहीं है, हाउ कैन हेल्थ वर्कर्स, मॉरल अथॉरिटी क्या है? अगर देखिए नॉर्मल टाइम में जब हम दवाई फ्री में देते हैं डॉट सेंटर में, टीबी सेंटर में, तभी भी बहुत मुश्किल से उसको काउंसलिंग करना पड़ता है कि भाई ये दवाई बहुत ज़रूरी है, आपको लेना है अनइंटरप्टेड। और जब आप बैठा हुआ है हेल्थ वर्कर, अब वो उसके पास दवाई नहीं है 4 महीने से, वो मरीज को बोलेगा तुम दवाई लो, और मरीज बोलेगा दवाई कहाँ है, तो बोलेगा आप इधर से लो, उधर से लो, खरीदो। तो वो फिर कैसे वो बोलेगा कि आपका अथॉरिटी कहाँ है बोलने का काउंसलिंग में कि आप ट्रीटमेंट को इंटरप्ट नहीं करो? तो यूजर फ्रेंडली होना चाहिए ना। Short supply will adversely affect outcome with treatment failures and more seriously emergence of drug resistance TB and extra drug resistance TB। फर्स्ट लाइन के जो ड्रग्स होते हैं उसमें काम नहीं करते हैं तो उसको हम कहते हैं ड्रग रेजिस्टेंस टीबी। फिर सेकेंड लाइन दवाई देते हैं उसको भी काम नहीं करते हैं तो उसको कहते हैं हम एक्स्ट्रा ड्रग रेजिस्टेंस टीबी। फिर थर्ड लाइन दवाई देनी पड़ती है, और धीरे 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 कॉस्ट बढ़ जाता है और फेलियर रेट्स बढ़ जाते हैं। ट्रीटमेंट के बाद भी पेशेंट मोर्टालिटी में भी 10%, 15% ड्रग रेजिस्टेंस टीबी। और ये वाले स्ट्रेन वो लेके फैलाएगा दूसरे को, अगले को भी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी डायरेक्टली होगा पहले से ही। तो आप सोचिए कितना ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। और ये क्यों हो रहा है? जबकि हमारे पास ट्रीटमेंट दवाइयाँ का स्टॉक नहीं है, दवाइयाँ आविष्कार हो चुका है, पर हमारे पास दवाइयाँ का, क्योंकि बैड मैनेजमेंट, नज़र कहीं और दूसरी तरफ है। इवन पैंडेमिक के दौरान भी 40% डिटेक्शन रेट भी कम हो गया था, सब डाइवर्ट हो गए थे रिसोर्सेज कोविड के लिए। कोविड का मृत्यु दर क्या था? 0.05%। बिगड़ इलाज का, टीबी का अगर ड्रग रेजिस्टेंस टीबी हो जाए, इलाज करने के बाद भी आपका मृत्यु दर 10% है, उसका बिगड़ इलाज का 0.05। तो हमारा कुछ पब्लिक हेल्थ प्लानिंग आप देखिएगा, और कई रिसोर्सेज डाइवर्ट हो गए थे, और डेली 1300 लोग मर रहे हैं। आज अगर मंकी पॉक्स से 10 लोग रोज मरेंगे तो यहाँ पे शायद लॉकडाउन लगा देंगे। यहाँ टीबी से 1300 मर रहा है तो कोई आवाज भी नहीं आ रही है। कोविड से भी अगर 200 लोग, 500 लोग रोज मरते हैं, हल्ला हो जाता है। अभी आप 1300 लोग आज के आंकड़े हैं। पेशेंट सफर्स एंड ऑल्सो स्प्रेड्स इन्फेक्शन इन द कम्युनिटी इंक्लूडिंग ड्रग रेजिस्टेंस स्ट्रेन्स ऑफ टीबी। तो ये अभी इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं है। कंक्लूजन यही है कि control of TB has many challenges. TB treatment requires multiple drug regimes and good management. Management and logistics essential. Uninterrupted supply of drugs. Failing this, empty slogans. TB मुक्त भारत, TB मुक्त पंचायत, कोई इम्पैक्ट नहीं है मॉर्बिडिटी, बीमारी में मोर्टेलिटी, और कैटास्ट्रोफिक कॉस्ट बोथ टू पेशेंट एंड सोसाइटी। पेशेंट का जॉब जा रहा है, पेशेंट का खर्चा हो रहा है, सोसाइटी को खर्चा हो रहा है कि दूसरे लोग भी संक्रमित हो रहे हैं। एक टीबी मरीज 15 लोगों को संक्रमित करेगा, और अगर उसको ड्रग रेजिस्टेंस टीबी है, आप सोचो कितना डेंजरस स्ट्रेन फैलाएगा। दूसरा मरीज शुरू से ही ड्रग रेजिस्टेंस होगा, हम आपको भी हो सकता है, कोई को भी हो सकता है। अब वो बात करते थे कोविड में कि नोबडी इज सेफ टिल एवरीबडी इज सेफ, वो वैक्सीन लगाओ अगला भी लगाए। यहाँ पे दवाई जो है, आप दवाई गवर्नमेंट सप्लाई में नहीं है, जो कि गवर्नमेंट को फ्री में देना चाहिए, उस टाइम कोई नहीं बोलता कि नोबडी इज सेफ टिल एवरीबडी इज सेफ। अब सबको करने की जरूरत नहीं है, टीबी मरीज को ही आपको दवाई देना है, उसी में आप फेल कर रहे हो, आपके पास इतना भी क्षमता नहीं है। तो आपका जो खुद के प्रॉब्लम्स है उसको पहले देखिएगा। हालांकि जो कि आएगा, नेक्स्ट पैंडेमिक कब आएगा, आप ऐसे हाथ पे हाथ धर के बैठे हो, उसके लिए आप मीटिंग कर रहे हो, उसके लिए आप
वैक्सीन तैयार कर रहे हो, उसके लिए आप टेस्टिंग किट्स तैयार कर रहे हो। अभी 2 दिन पिछले हफ्ते आया था कि कोई इंडिया में मेड इन इंडिया टेस्ट किट फॉर मंकी पॉक्स, मिलियन ऑफ टेस्ट किट बनाने का क्षमता बन गया है इंडिया में। कोई मैन्युफैक्चरर है सीमेंस उधर वडोदरा में, एंड मेडी इंजीनियर्स, और उन्होंने बोला हम किट बनाने के लिए तैयार हैं, और सीरम इंस्टीट्यूट ने बोला हम मिलियन डोजेज वैक्सीन तैयार कर सकते हैं मंकी पॉक्स का। एक भी केस नहीं है मंकी पॉक्स का, एक भी डेथ नहीं है मंकी पॉक्स का। अभी यहाँ 1300 डेथ मर रहा है। टीबी की दवाइयाँ है, टीबी की दवाइयाँ पड़ा हुआ है कहीं भंडार में, या पता नहीं है नहीं कि नहीं पता नहीं, पर वो 4 महीने से नहीं है। तो ये अभी भारत मुक्त टीबी का नारा देने से, ये तो प्रोपेगेंडा से बीमारी नहीं दूर होती है, और प्रोपेगेंडा कर रहा है। पर प्रोपेगेंडा बेशक करे, पर साथ साथ आप टीबी की दवाइयाँ भी दें ना। अभी बाकी वैक्सीन जहाँ पे नया मार्केट है वहाँ तो आप जल्दी सरप्लस वैक्सीन दे देते हैं, सरप्लस टेस्टिंग किट दे देते हैं। यहाँ टेस्टिंग किट भी नहीं है टीबी का, अभी 4 महीने से शॉर्ट सप्लाई है। तो ये प्रिंस एंड द पॉपर, हमको एक कहानी याद आ गया है जो बचपन में हमने पढ़ा था। ये मार्क ट्वेन का किताब था, प्रिंस एंड द पॉपर, एक राजकुमार और एक कंगाल, और उसके ऊपर एक हिंदी पिक्चर भी बना था, राजा और रंक। तो अभी हमारे इसमें भी हम कहते हैं कि टीबी क्या है, ये गरीबों की बीमारियां है। पॉपर कोई नहीं बॉदर कर रहा, खाली बातें कर रहा है। और प्रिंस है कि नई नई बीमारी आ रही है, मंकी एक्स आ रहा है, डिजीज एक्स आ रहा है, उसके ऊपर पूरा है। तो वही वाली बात है। और कोर्ट, एक मार्टिन लूथर किंग ने कहा था कि वी आर नाउ फेस्ड विद द फैक्ट दैट टुमारो इज टुडे, अर्जेंसी है हमको कि कल का चीज आज हमको करना चाहिए, हमारे पास टाइम इतना कम है। वी आर कंफ्रंटेड विद द फियर्स अर्जेंसी ऑफ नाउ इन दिस अनफोल्डिंग कॉनंड्रम ऑफ लाइफ एंड हिस्ट्री। हम ऐतिहासिक मोड़ पे है। देयर इज सच अ थिंग एज बीइंग टू लेट, हम ऑलरेडी बहुत लेट हो गए हैं। 2025 को आपने स्लोगन तो दे दिया टीबी मुक्त भारत, पर अभी आज के तारीख में दवाइयाँ नहीं मिल रही है टीबी की, टीबी मरीजों को। देयर इज नो टाइम फॉर एपैथी और कंप्लेसेंसी, देयर इज अ टाइम फॉर विगरस एंड पॉजिटिव एक्शन। तो अभी 4 महीने अगर दवाइयाँ नहीं है, अगर मंकी पॉक्स हमारे देश में आ जाता, रोज अगर 10 मरीज भी मरते हैं, दवाइयाँ नहीं होती, वैक्सीन, तो रोज मीडिया में आता डेडली 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 मंकी पॉक्स। यहाँ पे डेडली टीबी चल रहा है, हमारे सामने पैंडेमिक चल रहा है, उस पर कोई मीडिया हल्ला नहीं कर रहा है। और पॉलिसी मेकर्स आर शोइंग मिसप्लेस्ड अर्जेंसी, अर्जेंसी दिखा रहे हैं फॉर मंकी पॉक्स और डिजीज एक्स और अदर इमेजिनरी पैंडेमिक्स, but neglecting the real pandemic of TB in our country which is killing thousands। ये अभी क्या है कि इमेजिन पैंडेमिक जैसे, एक और हमने बचपन में कहानी पढ़ते थे, डॉन क्योटी और सांजो पांचा, वो विंड मिल्स को मॉन्स्टर समझते थे, वो अटैक करते थे। तो अभी हमारा जो वर्ल्ड हेल्थ पॉलिसी मेकर्स जो है, वो विंड मिल को राक्षस समझता है। कभी कोविड देखता है जिसका कि डेथ रेट 0.05% है, आंकड़े से मैं बता रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ ज़्यादा है कम, टीबी से मैं कंपेयर कर रहा हूँ। जैसे कि फिर अभी मंकी पॉक्स है जिसका कि कब से वो माला लेके खड़े हैं कि कब आएगा राजकुमार, मंकी पॉक्स आए तो हम अपना एक्टिविटी बताए कि बॉर्डर क्लोज करें। कहीं कहीं शायद बॉर्डर ऑलरेडी चल रहा है, कहीं कहीं शायद मूवमेंट यूपी में या कहीं मैं पढ़ रहा था। तो ये हमारा अनफॉर्चुनेट है। और जैसे मैंने कहा कि हमारे रेफरेंसेस है कुछ, ये जितने भी हमने ये बताया है, ये ड्रग स्टॉक आउट का ये वेब लिंक भी दिया है इसमें, टीबी ड्रग स्टॉक आउट फोर्सिंग पेशेंट्स टू स्किप डोजेस अवेलेबल फ्रॉम टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया ने दिया। और क्या है टीबी, ये तो पहला 2 रेफरेंस है टीबी का जो डेटा है, आंकड़े हैं ग्लोबल। तो ये स्टॉक आउट का टाइम्स ऑफ इंडिया ने दिया है, और डेक्कन हेरल्ड ने भी दिया है स्टॉक आउट का 21 अप्रैल 2024, 21 मार्च 21 अप्रैल। फिर ये तो ये ट्रांसमिशन का है, तो ये बाकी सब है। तो हमारे ऐसे पहले भी एक आध बार हो चुका है टीबी स्टॉक आउट 10-1 साल पहले। तो ये मेन न्यूज़ में आ रहे हैं, ये देखिए आपका मेन न्यूज़ में आता है। तो बस आई थिंक इतना ही है मेरा। जी डॉक्टर अमिताभ, और थैंक यू। हाँ जी, थैंक यू, आपने हमें इतनी सारी जानकारी दी, बताया हमें, आपने हमें डेटा के साथ कि क्या है। तो कुछ क्वेश्चंस है अभी, मतलब वो हम अगर आपके पास टाइम है तो ले सकते हैं। हाँ, ये स्टॉप शेयर करना है, कैसे करना है? मैं आप
का वो कर देती हूँ, हाँ तो आप ठीक पे है, अभी किया। फोकस आ गया तो कोई इश्यू ना भी हो हाँ जाएगा। ठीक है, आई एम तो रेडी। हाँ जी, तो जो टीबी मुक्त भारत है, जो कैंपेन है या जो नारा है इनका, तो आपने जितना हमें बताया उससे ये समझ आ रहा है कि मतलब ये कैंपेन वो कैंपेन मतलब बस नाम कुछ है कि ये कर देंगे 2025 तक, और जितना फोकस जहाँ तक मुझे समझ आया दवाइयों पे है, टेस्टिंग पे है, और ऑफ कोर्स वैक्सीनेशन पे भी है। तो लेकिन अगर हम थोड़ा पीछे मतलब रूट कॉज पे जाएं और हम पूछें कि टीबी किनको होता है, तो जैसे आपने बीच में बोला कि गरीबों को होता है, गरीबों की बीमारी है, तो क्या हमारे पास कोई फिगर है ऐसे जिसमें हमें पता है कि कितने परसेंटेज मतलब वो जो सोशल स्टेटा है, मतलब क्या उसका है कम्बिनेशन की कौन से सेक्शन ऑफ सोसाइटी को, कौन से एज ग्रुप को ये टीबी इफेक्ट करता है? टीबी जैसे बच्चों में क्या होता है कि कई बार डिटेक्ट नहीं होता। हमारे यहाँ हाई अंडर 5 मोर्टेलिटी बहुत हाई है, पर्टिकुलरली मेलनरिस्ट बच्चों में। तो उनमें शायद कई बच्चे मर भी जाते होंगे टीबी से, अब पता भी नहीं चलता होगा। और दूसरे जो अदर एक्सट्रीम ऑफ एज, एल्डरली में चाहे कोई भी स्टेटा को हो, जब उम्र ज़्यादा हो जाती है तो टीबी के फोसाई मैंने 30-35% भारतीय में रहते हैं। तो वो रीएक्टिवेट हो जाता है जब हमारा बॉडी का इम्यूनिटी कम हो जाता है इन ओल्ड एज। और इसके अलावा डायबिटीज़ वगैरह थोड़े ज़्यादा रिस्क में रहते हैं रीएक्टिवेशन के लिए। और किसी को अगर एचआईवी हो जाए या स्टीरॉयड्स का ट्रीटमेंट हो जाए, तो ये कुछ वल्नरेबल ग्रुप रहते हैं। और बाकी तो जैसे मैंने कहा कि 90% लोग को इन्फेक्शन होने के बाद भी उनको बीमारी नहीं होता, पर हमारे 10% भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जो पर्टिकुलरली गरीब जो रहते हैं, ओवर क्राउडेड कंडीशन में रहते हैं, उनका न्यूट्रिशन पुअर रहता है। तो इसीलिए अभी गवर्नमेंट के प्लान में है, और गवर्नमेंट ने ये भी कहा है कि हमको न्यूट्रिशनल सपोर्ट भी देना पड़ेगा टीबी पेशेंट्स को दवाइयों के साथ। उन्होंने जैसे निक्षय पोर्टल बनाया है, उसमें उनको कुछ फाइनेंशियल ये भी दिया जाता है टीबी पेशेंट्स को फॉर न्यूट्रिशन। और फिर उन्होंने ऐसे भी किया है कि आम इंडियन को बोला है कि आप एक टीबी पेशेंट को अडॉप्ट करें, उसको न्यूट्रिशन वगैरह खाना वगैरह देने के लिए अडॉप्ट करें। तो ये सब कर रहे हैं, पर ये सब पैच वर्क ही है, क्योंकि ऑफ कोर्स एक तो जैसे आपने कहा कि गरीबी की बीमारी है, जैसे वेस्टर्न कंट्री में ओवरऑल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव होने के बाद टीबी अपने आप कम हो गया। तो हमारे भी जो है वेल टू डू लोग में शायद टीबी कम होगा, पर उतना पॉसिबल नहीं है कि दवाई ज़रूरत पड़ता है। इसलिए दवाई जिसको हो जाए एक बार टीबी, तो वो फिर खाली न्यूट्रिशन है। इससे पहले ज़माने में सैनिटोरियम में डालते थे, न्यूट्रिशन लाते थे, थोड़ा वो सपोर्टिव है। पर अगर हमारे पास टीबी के इफेक्टिव ड्रग्स आज के तारीख में हैं, तो वो बहुत अच्छा काम करते हैं। पर अभी जैसे अब आप 2025 को टीबी मुक्त भारत बोल रहे हो, आपके पास अभी शॉर्ट सप्लाई हो गया, 4 महीने से आपके पास डायग्नोस्टिक्स ही नहीं आ रहे हैं। आपके पास मतलब दवाई का शॉर्ट सप्लाई कैसे हो गया? क्योंकि अगर टीबी मुक्त डिक्लेयर किया है तो आप फाइनल बैटल लड़ रहे हो। फाइनल बैटल लड़ रहे हो तो आपका गोला बारूद जैसा है ये दवाइयाँ। तो वो तो 1962 में नेहरू ने बोला था, ड्राइव अवे द चाइनीज। चाइना से लड़ाई ले लिया था, और आपके पास बंदूकें नहीं थे, यूनिफॉर्म नहीं थे, जूते तक नहीं थे, हमारे सोल्जर्स मारे गए ऐसे। तो अभी टीबी का आज के तारीख में आप इतना आप डेवलप्ड हो गए हैं, आपके इतने पब्लिक हेल्थ एक्सपर्टीज है, और आपको अपने कंट्री में जो क्राइसिस चल रहा है टीबी का, उसके बारे में हमारे जो जनरल्स बने हैं पब्लिक हेल्थ में, या जो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं, वो इसका क्यों नहीं ये पार्लियामेंट में बात हो रहा है कि अभी आज तक आपने सोचा है कि 4 महीने से दवाइयाँ नहीं है? पार्लियामेंट में कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट खड़े होकर नहीं बोला कि टीबी का दवाइयाँ नहीं है, जिससे 1300 लोग मर रहे हैं। और सुधा मूर्ति खड़े होकर बोलती है कि सबको एचपीवी वैक्सीन दे दो। अरे एचपीवी वैक्सीन तो जाके 40-50 साल में कैंसर होगा, बच्चे तो अभी मर रहे हैं टीबी से। अभी बच्चे अंडर 5 मर रहे हैं। अभी मदर्स मर रहे हैं मैटरनल मोर्टेलिटी से। तो हमारा क्या है कि ये हमको ये लाना पड़ेगा, पब्लिक अवेयरनेस में लाना पड़ेगा कि हमको सब कुछ ज़रूरी है, पर ये कौन सा ज़्यादा ज़रूरी है। अभी जो क्राइसिस चल रहा उसको अभी हमको कोई नहीं बात कर रहा है, पार्लियामेंट में बात नहीं हो रहा, अवेयरनेस ही नहीं है इसके बारे में। जी, करेक्ट। हाँ, ये इसकी बात कोई नहीं कर रहा है, और एचपीवी जो होगा नहीं होगा मतलब 40 साल बाद वो मतलब उस पे फ़ोकस कर रहे हैं। मंकी पॉक्स जिसका कुछ है ही नहीं इंडिया में, उसकी बात कर रहे हैं। तो आपने जो टीबी का कारण बताया, जैसे बच्चों में होता है, जो मेलनरिश्ड होते हैं या न्यूट्रिशन डेफ़िशिएंट होते हैं,
या एल्डरली, मतलब तो दोनों का अगर हम, या तो कोई डायबिटीज हो गया जैसे आपने बताया, तो इन तीनों का अगर हम कोई कॉमन फैक्टर निकाले तो शायद जो इम्यूनिटी है वो हाँ, एक बिल्कुल बिल्कुल सही है, कॉमन बिल्कुल सही है। फैक्टर है। क्योंकि ओल्ड एज में लोग अपना न्यूट्रिशन भी नेग्लेक्ट करते हैं, तो वो थोड़ा बहुत ओवरऑल हेल्थ का तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको होस्ट फैक्टर्स कहते हैं। तो देखा जाए, क्योंकि 90% टीबी मरीज, मरीज नहीं, जो कि इन्फेक्टेड हो जाते हैं, 90% को नहीं होते, 10% को ही होते हैं। इसका मतलब 90% इज द होस्ट फैक्टर विच इज प्रोटेक्टिंग यू, एंड ओनली 10% इज द फैक्टर विच हैज गॉट अदर कॉजेस। तो राइट। तो इनफैक्ट सिर्फ टीबी नहीं, अगर हम जैसे अगर मंकी पॉक्स की बात करें, इंडिया में फिलहाल नहीं है, लेकिन अगर हम कॉन्गो की बात करें तो वहाँ पे भी जैसे बच्चों की डेथ हो रही है या हुई है, तो वहाँ पे भी अगर हम कॉमन फैक्टर देखें तो वो गरीबी हो गया, गरीब भी न्यूट्रिशन है, डेफिशिएंसी गरीब भी हो है। गया। तो वो बेसिकली जो गवर्नमेंट को या जो पब्लिक हेल्थ पॉलिसी है, फोकस तो उस पे होना चाहिए ना कि हाँ हाँ। गरीबी तो हटा नहीं सकते एक दिन में, दो दो साल नहीं, में। जैसे अभी गरीबी क्या है कि इंस्टेड ऑफ आप उनको वैक्सीन को स्टॉक भेज रहे हैं उनके पास, आप देखिए बच्चे जो कॉन्गो में इतने गरीब है कि वो छोटे छोटे रोडेंट्स को हंट करके खाने के लिए, भुखमरी के लिए वो हंट करते हैं। तो उनको अगर आप आहार दोगे, न्यूट्रिशन दोगे, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाओगे, तो उनको भी मंकी पॉक्स नहीं होगा। तो वैक्सीन का आपको कोई गारंटी नहीं है, कभी ट्राई नहीं किया मंकी पॉक्स में लार्ज स्केल की कितना इफेक्टिव होगा। और ये बिगर इमरजेंसी यूज टाइप ये भी चला रहे हैं ये। राइट। तो हाँ, मतलब बेसिकली यही है कि जो पब्लिक हेल्थ पॉलिसीज है या गवर्नमेंट का जो भी पॉलिसी है वो गलत डायरेक्शन पे है, क्योंकि मेडिसिन पे एंड वैक्सीन पे फोकस है, और इन शॉर्ट जनरल सर्किट है, हेल्थ। वो हम राइट। कहते हैं कि वो शॉर्ट सर्किट है उनके दिमाग में। वो एक तरफ वायरस अच्छा। देखते हैं कोई नया, दूसरे हाँ तरफ जी। वो वैक्सीन देखते हैं, और सीधा हाँ। वो उसको कनेक्ट कर शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। बीच में इतने फैक्टर आ जाते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर आ जाते हैं, सोशल फैक्टर आ जाते हैं, न्यूट्रिशनल करेक्ट। फैक्टर आ जाते हैं, होस्ट फैक्टर। उसमें कोई शोध नहीं करते, रिसर्च नहीं करते हैं। लिखेंगे हमेशा रिसर्च, पर उनका बस दो वी से होता है काम, एक तरफ वैक्सीन और एक तरफ वायरस। तो ये इससे तो शॉर्टकट आंसर है। और इसमें क्या है कि कॉर्पोरेट इंटरेस्ट आ जाता है, कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है। नॉट ओनली कॉर्पोरेट इंटरेस्ट, बिजनेस इंटरेस्ट तो है ही, फार्मा इंटरेस्ट है, एकेडमिक्स जो है, साइंटिस्ट है, उनको बहुत ग्रांट मिल जाते हैं। इस टाइप का नया कोई बीमारी बोलो तो उनको बहुत पैसा मिल जाएगा। अभी टीबी के लिए कोई रिसर्च करेगा तो उसको कोई ग्रांट नहीं आए, तुम क्या रिसर्च करोगे, सब तो दवाई है, सब तो मालूम है, पर उसको अभी आप लागू इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो क्योंकि पैसा नहीं है एक्स्ट्रा। पर कोई नया बीमारी का आप एक पैनिक कर दो तो हर कोई आपके जितने भी है सुधा मूर्ति तक पैसा दे देगी इसके लिए। अब टीबी के लिए उसको सोचना चाहिए, क्योंकि मालूम ही नहीं है, इतना अवेयरनेस ही नहीं है, इतना कोई उनको बता ही नहीं रहा है क्या हो रहा है। तो आपने जो बताया ड्रग रेसिस्टेंस, तो बेसिकली अगर लेमैन के लिए आप बोले तो इसका मतलब यही हुआ ना कि दवाइयाँ काम नहीं कर रही है फिर। हाँ, तो उसके लिए जो सेकंड लाइन दवाइयाँ देनी पड़ती है, और महंगी दवाइयाँ देनी पड़ती, वो नहीं काम करता है, उसको हम एक्स्ट्रा ड्रग रेजिस्टेंस टीबी कहते हैं। फिर थर्ड लाइन दवाइयाँ हमको देनी पड़ती है, तो उससे कॉस्ट बढ़ जाता है और फेलियर रेट्स बढ़ जाते हैं। और यही नहीं, वो दूसरे को फैलाएगा, जो कि हम्म। ऑलरेडी रेजिस्टेंस ट्रेंड से फैलाएगा, तो वो अगले को भी वो उतना ही उसको प्रॉब्लम होगा इलाज में। राइट। तो जैसे बीमारी आती है तो जो आपने पहले बताया होस्ट डिफेंस, होस्ट रेजिस्टेंस, तो अगर होस्ट रेजिस्टेंस या डिफेंस सही रहता है तो बीमारी आने के चांसेस कम है। तो दवाइयाँ जो काम करती है, मतलब वर्किंग ऑफ द मेडिसिन, क्या वो भी होस्ट रेजिस्टेंस पे, होस्ट इम्यूनिटी पे डिपेंड नहीं करता है? डेफिनेटली वो, अगर आप खाली दवाइयाँ दोगे और उसको न्यूट्रिशन नहीं दोगे तो आपका क्योर रेट कम रहेगा। राइट। पर आप ऐसे भी कहना थोड़ा ठीक नहीं रहेगा कि ठीक है हम दवाई नहीं देते, खाली हम न्यूट्रिशन से या रेजिस्टेंस से ही हम उसको ठीक करेंगे। तो ऐसा हमेशा चांस हम नहीं ले सकते जब दवाइयाँ अवेलेबल है और जो दवाइयाँ सही में काम करती हैं। पहले नहीं, करते थे हाँ। सैनिटोरियम ट्रीटमेंट, पहले करते थे हम। राइट। तो बेसिकली जिनको हो गया, जो न्यूट्रिशन की बात हो रही है, वो तो हम थोड़ा मतलब प्रिवेंटिव की कर रहे कि अगर तो होने हाँ, के वो तो चांसेस कम। ओवरऑल हेल्थ के लिए अच्छा है। हाँ। करेक्ट, करेक्ट।
आपने अपने प्रेजेंटेशन में ये भी बताया कि जो बीसीजी वैक्सीन है उसका एफिकेसी इंडिया में 0% है। 0% है। तो बच्चों को जन्म होते क्यों दे देते हैं? अभी देखिए, वो जैसे अभी कहते हैं कि कोविड वैक्सीन से पहले उन्होंने बोला था कि कोविड वैक्सीन ट्रांसमिशन को रोक देगा, फिर पता चला नहीं रोकता है, फिर कहते हैं नहीं ठीक है, इट विल नॉट कॉज सीवियर डिजीज। तो आज के तारीख में जितने भी जो सपोर्टर्स है बीसीजी वैक्सीन का, तो वो कहते हैं कि बीसीजी वैक्सीन डज नॉट प्रिवेंट ट्यूबरक्लोसिस, बट इट विल प्रिवेंट सीवियर डिजीज इन चिल्ड्रन। अब वो वेग टर्म बोल दिया सीवियर डिजीज, तो वो लॉबी रहता है उनका, एक बार वैक्सीन बना दिया तो बीसीजी का वैक्सीन। और अभी आज के तारीख में आज ही के आप पढ़ेंगे कि अभी बीसीजी वैक्सीन का फिर से एडल्ट्स में ट्रायल कर रहे हैं। पहले पता चला कि बीसीजी वैक्सीन जीरो एफिकेसी है, अभी वो पायलट स्टडी कर रहे हैं कि इन वल्नरेबल ग्रुप्स, जिनको अल्कोहलिक है, एचआईवी पॉजिटिव है, डायबिटीज है, उनमें बीसीजी वैक्सीन ट्रायल एडल्ट पॉपुलेशन में वो ट्राई कर रहे हैं। एक ग्रुप को दे रहे हैं बीसीजी वैक्सीन, दूसरे को नहीं दे के देख रहे हैं कि वेदर इट इज प्रोटेक्टिव इन एडल्ट्स और नॉट। अब ये तो पहले भी, ये तो हमने कैसा ना, पहले हम आर्म फोर्सेस में देते थे, जब पता चला इफेक्ट जीरो है तो आर्म फोर्सेस में बंद कर दिया। अब मेरे को वही समझ में नहीं आ रहा कि अभी किस लॉजिक पे, जो वैक्सीन एक बार पता चला कि फेल हो गया है, और वैक्सीन में बहुत इन्वेस्टमेंट आता है, बिकॉज यू हैव टू गिव इट टू ऑल पीपल हु आर नॉट अफेक्टेड, हेल्दी पीपल। तो ये तो लॉबी होता है, वैक्सीन लॉबी, जैसे मैंने कहा वैक्सीन लॉबी हो जाता है, उनका कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। दूसरा जो ग्रांट मिलता है जो रिसर्चर्स को, उनके लिए भी एक ग्रांट मिलता है कि चलो एक हमको रिसर्च, हमारा एक अचीवमेंट हो जाएगा, हमने रिसर्च किया है, उसका कैरियर में एडवांसमेंट होता है। तो ये फिर ग्रुप्स है, और फिर पॉलिटिशियंस को भी आ जाता है कि ये वैक्सीन उनको जो भी मिलते होंगे वैक्सीन से, इलेक्ट्रल बॉन्ड या वगैरह, उनको फिर लोगों को बताएंगे कि वो जनहित में हम वैक्सीन दे रहे हैं, लोगों को फ्री में दे रहे हैं। एक बार वैक्सीन को पास कर देंगे तो वो कहेंगे कि अभी हम वैक्सीन दे रहे हैं, फिर कोई लोकसभा और राज्यसभा में और फिर खड़ा हो जाएगा कि सबको बीसीजी दे दो टीबी में। तो अभी तो हमको डर है कि इसको ना बोले कि अभी सबको दे दो, बीसीजी का काम नहीं कर रहा है तो 2 डोज दो, 4 डोज दो। तो ये अभी आज के तारीख में मैं देख रहा हूँ जहाँ पे वैक्सीन इंडस्ट्री आ गया है। ये इसका कहानी ऐसा है कि पहले हमारे वैक्सीन पब्लिक सेक्टर में मैन्युफैक्चर होते थे। ये करीब कब की बात है, ये करीब आज से 20-30 साल पहले तक, ये 2000 के पहले तक ये हमारे गुंडी या कसौली या ऐसे मैन्युफैक्चर होते थे। तो उन्होंने वो पब्लिक फैक्ट्रीज जो है वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग, वो बंद कर दिया। दे बिकॉज ऑफ फॉलिंग स्टैंडर्ड्स, दैट इज द रीजन गिविंग, फॉलिंग क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, और उसको प्राइवेट सेक्टर को दे दिया। तो अभी वैक्सीन मैन्युफैक्चर इज ऑलमोस्ट 100% वैक्सीन मैन्युफैक्चर इन द प्राइवेट सेक्टर। अब जब से ये वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट सेक्टर में आया, वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ गया, प्रॉफिट मोटिव आ गया। तो इन लोग लॉबिंग करते हैं कि जितने वैक्सीन ये डेवलप करें, ऑल दिस वैक्सीन शुड गेट क्विक एक्सेप्टेंस इनटू द यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन। एक बार यूनिवर्सल में आ जाए तो इनका प्रॉफिट एश्योर्ड रहता है। तो मेरे को ये बहुत अभी इतना, ये जड़े इतना पकड़ लिया है, ये सब रूट्स इसके, कि ये अभी जितने भी और सभी जो इन्वॉल्व रहते हैं साइंटिस्ट वाइंड, वो सोचते हैं वो जनहित में कर रहे हैं। उनका थिंकिंग स्ट्रेट लाइन जैसा रहता है कि ये है बीमारी, इसका वैक्सीन है, ये देंगे तो बीमारी दूर हो जाएगा। पर एक्चुअल जो होता है ग्राउंड में ऐसा नहीं होता है। वैक्सीन का भी फेलियर रेट्स रहते हैं, वैक्सीन के भी एडवर्स इवेंट्स रहते हैं, ये रहते हैं। तो ये सब नज़रअंदाज कर दिया जाता है। जी, तो आप जो बता रहे थे एडल्ट वाला, वो एक्चुअली कल का या परसों का ही न्यूज़ है कि महाराष्ट्र में तो स्टार्ट हो गया है। हाँ, हो गया। 40 डिस्ट्रिक्ट में दिए जा रहे हैं। वही कुछ वल्नरेबल अबव 60 है, और जिनका हिस्ट्री है शायद टीबी का, और जो क्लोज कॉन्टैक्ट में है, तो उनको दिया जा रहा है। ये स्टार्ट कर दिया। तो मेरा मतलब, आपने बोला कि ठीक है, लेकिन फिर भी बार-बार ये क्वेश्चन आ रहा है कि जब सबको पता है कि एफिकेसी है नहीं, और इनफैक्ट कितने रिकॉर्डेड केसेस है जहाँ पे malnourished बच्चों को देने के बाद डेथ्स भी हो रही है। मतलब ये रिकॉर्डेड है। एंड आपने जैसे बताया आर्म फोर्सेस में भी आपको पता ही है। तो जब आप डॉक्टर्स, इतने सारे डॉक्टर्स को पता है और स्टडीज़ है, पेपर्स है,
तो उसके बाद भी ये कैसे अप्रूव हो जाता है, मतलब और कैसे ये लोग ये इम्प्लीमेंट कर देते हैं वैक्सीनेशन ड्राइव्स? लॉबिंग है, स्ट्रांग लॉबिंग एंड प्रोपागेंडा, दो चीज़ें हैं। ये जो आप मेरे को सवाल पूछे थे, ये मैं पिछले साल एक दिल्ली में नेशनल लेवल पैनल में था, जो बहुत बड़े टीबी एक्सपर्ट थे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, वो पैनलिस्ट थे, मैं एंकर था। मैंने यही सवाल उनसे पूछा था कि भाई बीसीजी आप क्यों दे रहे हो? तो वो फिर वो घुमा फिरा के बात करते हैं कि वी आर डूइंग स्मॉल स्केल प्राइवेट स्टडी, फिर नहीं होगा तो हम नहीं करेंगे। तो ऐसा, तो सबका इंटरेस्ट आ जाता है इसमें। हाँ, और और फिर बाकी साइड इफ़ेक्ट्स का भी रिकॉर्डिंग सिस्टम इतना एफ़िशिएंट नहीं है हमारे इंडिया हाँ, में, वो तो वो तो उसका फिर भी बहुत। न्यूज़ आया है कि दे आर गोइंग टू इम्प्रूव द एडवर्स इवेंट्स। आज ही दो कल 2 दिन पहले आया था पेपर में, पर अब बोला तो है, वो अब तो कितना मतलब करते हैं देखना 21 पड़ा। का अब आया जाके, तो 24 का जब कब करेंगे, 2030 में करेंगे, तब तक तो लोगों को डैमेज हाँ, हो गया होगा। यस यस, नहीं, और मेरे को एक और, मैं कई बार मेरे को डाउट आता है कि अगर हमारे पास इतने वैक्सीन हैं, अभी कौन से, अगर एएफआई हमने एस्टेब्लिश कर भी दिया, तो कैसे पता चलेगा कि किस वैक्सीन का साइड इफेक्ट है? एक बच्चे ने या एक एडल्ट ने 10 वैक्सीन लिए हैं, जिस हिसाब से चल रहा है 10 वैक्सीन हो ही जाएंगे। अभी वो अगर साइड इफेक्ट होगा, तो 10 में से कौन से वैक्सीन का साइड इफेक्ट हो रहा है, वो एक दूसरे वाले बोलेंगे ये मेरा नहीं है, दूसरे का है। तो मतलब ये थोड़ा इतना धुंध टाइप आ जाएगा कि जी। मडी द वाटर्स हो जाएगा, कि हमको क्लियर पिक्चर नहीं आएगा। नहीं, आज ही के न्यूज़ में है, एक बच्चे की डेथ हो गई, उसको 9 इंजेक्शंस दिए थे। 1.5 महीने हाँ, की मतलब बच्ची थी, या तो बच्चा मतलब पता बच्ची नहीं थी शायद। चलेगा ना कैसे क्या तो रिएक्शन हो मतलब रहा, वो क्या हो रहा 9 है। इंजेक्शन, 10 इंजेक्शन एक साथ देने का तो कोई लॉजिक नहीं है। वो छोटा-सा बच्चा, उसका इम्यूनिटी ज़ीरो, वो कैसे उसको मतलब हैंडल करेगा? नहीं, ये अनट्रेन्ड स्टाफ होते हैं आपके। देखिए हेल्थ सेंटर जो है रिमोट एरियाज में, वो क्वालिफाइड भी नहीं है, ट्रेन नहीं, क्वालिफिकेशन ऑन उनको तो पेपर होगा। इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं ना सर, वो हाँ क्वालिफाइड हाँ, है या नहीं है, उनको तो टारगेट, इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं ना, तो टारगेट रहता है उनको, हाँ, टारगेट रहता टारगेट है कि रहता है। हाँ, तो वो तो जो बोला जाता है वो करते हैं, लेकिन हमारे जो शेड्यूल है, फर्स्ट मतलब जो हमारे इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में बच्चों का है, एट बर्थ 3 इंजेक्शन है, बीसीजी है, ओपीवी है और हेप बी है शायद। तो 3 तो ऐसे ही दे देते हैं, ऊपर से ये लोग पता नहीं 9 इंजेक्शन दे दिया किस हिसाब से, तो ये वो कैसे ही बच्चा डिमोकोकल टॉलरेट वगैरह करे? भी ऐड कर दिया, डिमोकोकल वैक्सीन, ये वैक्सीन। हाँ, वो सब ऐड कर दिया होगा। और एक न्यूज़ में ये भी आया है कि टीबी का दूसरा वैक्सीन एक आ रहा है बीसीजी को छोड़ के, एमटीबी वैक करके, हाँ, जिसकी अभी क्लिनिकल ट्रायल चल रही है। तो एक मतलब उसको भी मिल जाएगा अप्रूवल, जिस हिसाब से ये लोग 2025 तक पता नहीं एलिमिनेट क्या कर। है, क्योंकि देखिए वैक्सीन जब प्रायोरिटी होता है जब उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं हो। टीबी के तो इफेक्टिव ड्रग्स है, इफेक्टिव ड्रग्स है, इफेक्टिव न्यूट्रिशन है, एंड ट्रीटमेंट हैज गॉट गुड रिजल्ट्स, अगर ठीक से दिया जाए तो। अब कहीं ऐसा तो नहीं है ये ट्रीटमेंट भी सबोटाज करना चाहते हैं कि वैक्सीन लाने के लिए, वी डोंट नो। जैसे आपने पब्लिक सेक्टर फैक्ट्रीज थे, वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग आपने सबोटाज करके बंद कर दिया प्राइवेट लाने के लिए, कहीं ऐसा नहीं हो कि, पर होना तो नहीं चाहिए, बट क्या पता। जी, तो मतलब कुछ एफर्ट अगर कर सकते हैं डॉक्टर्स या जो नॉलेजेबल लोग हैं, ताकि ये सब वैक्सीनेशन का जो ड्राइव है स्पेशली वो रोका जाए, और फोकस हेल्थ और न्यूट्रिशन हाइजीन इन पे दिया जाए, तो वो कैसे करेंगे? मतलब कुछ कोई तरीका है जिसको मतलब आगे लेके जा सकते हैं? इसको क्या है कि अभी मेडिकल एजुकेशन में डेप्थ नहीं है पहले जैसा। मैं तो 40 साल से मेडिकल एजुकेशन में हूँ एक प्रकार से। पहले जैसा डेप्थ था, अभी क्या है कि बच्चे आते हैं, पहले तो एमबीबीएस के लिए वो कोचिंग में रहते हैं, फिर एमबीबीएस करते टाइम वो कोचिंग करते रहते हैं पीजी एंट्रेंस के लिए। तो जो वो ठीक से डेप्थ से पढ़ाई जो करना चाहिए या थिंकिंग करना चाहिए, या तो उसके बाद जब डॉक्टर बन जाते हैं तो वो भी हाईली स्पेशलाइज्ड बनते हैं, अपना अलग अलग फ्रैगमेंटेड बनते हैं। तो उनके पास इतना टाइम नहीं है कि ठीक से, तो वो जो कोई भी फार्मा कंपनी उनको बता देता है कि ये वैक्सीन है, ये डिजीज़ प्रिवेंट करता है, या ये दवाई है ये डिजीज़ में, तो वो उसको उसी हिसाब से वो सोचते हैं कि हाँ, ये तो बहुत अच्छा है, ये एक प्रकार से हमारे पास हथियार है। तो उनका थिंकिंग ऑनेस्टली वो ये सोचते हैं कि ये वैक्सीन से हमको ये हम इतने जानें बचा लेंगे, और आजकल ऐसे ही प्रचार किया जाता है कि इतने जान बचा देंगे हम।
तो वो पूरा एक प्रकार से ऐसा थिंकिंग है, मेडिकल प्रोफेशन का मेजॉरिटी का ऐसा थिंकिंग है। मैं तो इंटरेक्ट करता हूँ और मेरे को मालूम है सही में सोचते हैं, ऐसा नहीं है कि वो करप्ट है या कुछ तो होंगे करप्ट, हर प्रोफेशन में होते हैं, राइट। पर उससे ट्रेनिंग दिया जाता है उनको। तो इसके लिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन। आप अपने डॉक्टर्स को भी क्वेश्चन करें, आप अपने पार्लियामेंट्रियन को भी क्वेश्चन करें और ऐसे डेटा पेश करें, जैसे भाई ये डेटा है, ये वैक्सीन दिया है, ये डेटा बोलता है कि यार ये वैक्सीन से तो काम नहीं किया है। तो अभी आम आदमी को डेटा कंपाइल करके क्वेश्चन पूछना चाहिए। और जो भी कुछ 4 डॉक्टर भी आपने अच्छे बोले हैं कि कम डॉक्टर्स भी जो समझ रहे हैं, कई डॉक्टर समझते हैं, तो उनको भी ऐसे आपका जैसे चैनल है प्रचार करके सो आम आदमी मिलके अभी क्वेश्चन पूछना है। और बिल्कुल दोनों साइड पोलराइज नहीं होना चाहिए। अभी क्या मैं देख रहा हूँ कि या तो टोटल 100% प्रो वैक्सर है कि हर चीज में वैक्सीन है, और दूसरा है कि कोई चीज में वैक्सीन है। तो वो बेशक अपना, अगर आपको यह है कि एंटी वैक्सर आपका जो भावना है आप दबा के रखिएगा, क्योंकि वो क्या कहते हैं ये तो एंटी साइंस है, तो उस कैटेगरी में नहीं आना चाहिए। बोलना चाहिए हम प्रो साइंस है, हमको खाली एविडेंस चाहिए, वैक्सीन का बेनिफिट का भी एविडेंस चाहिए, हार्म का भी एविडेंस चाहिए। क्योंकि एक बार आप कैटेगरिकली बोलते हैं कि वैक्सीन अच्छा है और कैटेगरी के बोलते हैं कि वैक्सीन अच्छा नहीं है, तो दोनों तरफ इट इज मोर ऑफ फेथ रादर डॉगमा रादर देन साइंस। साइंस हमेशा एक्सप्लोर करता रहता है। तो दोनों मिलके, दोनों साइड को मिल कॉमन ग्राउंड में मिले कि कौन कौन सा वैक्सीन की एक्सट्रीमली एसेंशियल है, कौन कौन सा सरप्लस है जिसको हम अभी डिजीज को जो बर्डन है उसके साथ नाप तोल करना चाहिए कि ये डिजीज और किस ग्रुप में हो रहा है। अगर इधर के बच्चे नहीं मर रहे हैं तो ये वैक्सीन शायद हम डिसकंटिन्यू कर दें, या इधर के बच्चे मर रहे हैं या इधर इस एज में हो रहा है तो उन्हीं को खाली वैक्सीन दे, जिन एज में नहीं हो रहा है उनको नहीं दे। तो ऐसा करके हमको लॉजिक के ऊपर फिर से वापस जाना पड़ेगा। जी। तो मतलब एक और भी मतलब इस पे एस्पेक्ट ये आता है कि कुछ लोग मतलब जैसे ऑल्टरनेट ट्रीटमेंट्स है या ऑल्टरनेट प्रिवेंटिव मेजर्स है, उन पे भी बिलीव करते हैं, तो लेकिन उस पे फोकस बिल्कुल ही नहीं दिया जा रहा। जैसे कुछ लोग कह सकते हैं कि मैं दूसरा फॉर्म ऑफ मेडिसिन, चाहे होम्योपैथी हो या चाहे आयुर्वेदा हो, मैं उनसे, मैं जो प्रिवेंटिव करना है या ट्रीटमेंट करना है अगर अवेलेबल है तो मैं वो रास्ता मतलब टेक दैट राउट, लेकिन वो एनकरेज नहीं किया जाता है। उनको एविडेंस सामने लाना चाहिए ना। मैं ये देखा कि उन लोग कई बार एविडेंस नहीं लाते हैं। तो अगर आप एविडेंस नहीं देंगे तो डेफिनेटली अगर इफेक्टिव है तो दे शुड गिव द एविडेंस। तो दोनों साइड, हम कहते हैं मेन स्ट्रीम मेडिसिन को भी एविडेंस चाहिए, एंड सेम अप्लाइज टू होम्योपैथी एंड अदर सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन, आयुर्वेदा या जो है एविडेंस दे। और ऐसा नहीं है कि वैक्सीनेशन हमारे अल्टरनेटिव मेडिसिन में नहीं है, अगर देखेंगे तो आयुर्वेदा में भी वैक्सीनेशन के बारे में जिक्र किया है। तो इसीलिए मैं कह रहा कि आजकल पोलराइज हो गया है, पर वो जुडिशियस यूज होना चाहिए, कोई भी रेमेडी को जुडिशियस यूज होना चाहिए। और अगर अल्टरनेटिव सिस्टम बेनिफिट है तो डेफिनेटली एविडेंस दीजिए। और जैसे कुछ बीमारी है, टीबी में हम नहीं रिस्क लेंगे अल्टरनेटिव का, वो सपोर्टिव हम बेशक दे सकते हैं। और वो जो बताते हैं न्यूट्रिशन वगैरह बताते हैं, रेस्ट बताते हैं, वो बताते हैं, वो मेन स्ट्रीम मेडिसिन वाले भी बताते हैं। देयर शुड नॉट बी नो कंपार्टमेंटलाइजेशन। जो भी हेल्दी लाइफस्टाइल है दैट इज अक्रॉस ऑल। और कुछ आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स आर इफेक्टिव, सो उसका एविडेंस है तो दैट शुड बी अडॉप्टेड। तो ऐसा कोई एविडेंस देने से कोई इनकार नहीं करेगा। हाँ, लेकिन नेगेटिव एविडेंस जो है, जो मतलब 0% एफिकेसी है, वो भी तो मतलब कंसिडर नहीं किया जा रहा है, फिर भी पुश किया जा रहा है। तो वो प्रोपेगेंडा है, उसमें क्या है अभी, क्या करते हैं वो फिल्म स्टार आ रहे हैं, जैसे कोको कोला थम्स अप प्रमोट करते थे, आजकल वैक्सीन वैसे प्रमोट कर रहे हैं। दिस शुड बी बैंड एक्चुअली। दे हैव गॉट, दे आर नॉट अथॉरिटी एंड दे आर इन्फ्लुएंसिंग द पीपल। अगर आपको अमिताभ बच्चन की जरूरत पड़ रही है वैक्सीन प्रमोट करने के लिए, या दूसरा जो कोई भी हीरोइन को आप ला रहे हो, दैट मीन्स यू आर नॉट, आपके पास प्रोडक्ट का साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, तभी आप इसको यूज कर रहे हो। तो ये बैन करना चाहिए। अगर कोई वैक्सीन को प्रमोट करे, सो दैट पर्सन शुड बी एक्सपर्ट इन दैट। और एक्सपर्ट मीन हर डॉक्टर जरूरी नहीं एक्सपर्ट है। अगर कोई कार्डियोलॉजिस्ट है, वो कोई दूसरे वैक्सीन के बारे में बात कर रहा है, ही शुड नॉट बी। मैं कार्डियोलॉजी के बारे में बात नहीं करता हूँ। तो
वो एक्सपर्ट होना चाहिए, उसका डोमेन एक्सपर्ट होना चाहिए। ओनली दे शुड बी द स्पोक्स पर्सन फॉर वैक्सीन। जी। तो ये मिसयूज कर रहे हैं एक्चुअली। ये इसी को प्रोपेगेंडा कहते हैं, इसको अवेयरनेस ने एम्पावरमेंट नहीं कहते हैं। ब्रेन वॉश मिसयूज किया तो जा रहा है कर ही आपको। रहे हैं, मिसयूज तो कर ही रहे हैं, ऊपर से फोर्स भी कर रहे हैं। तो क्या होता है, जैसे बच्चों को रूरल एरियाज में या गवर्नमेंट स्कूल्स में जबरदस्ती पकड़ पकड़ के मतलब देते हैं, और घर जाके देते हैं, वो क्या घर घर दस्तक या जो भी डोर टू डोर कैंपेन्स हाँ होते हाँ। हैं, वो घर जाके देते जबरदस्ती। और बाकी भी वो दूसरे क्लॉज लाते हैं कि नहीं लगवाओगे तो ये राशन बंद कर देंगे, वो सब भी रहता उससे है। और लोगों का ट्रस्ट चला जाएगा, उससे वैक्सीनेशन अपटेक कम हो जाएगा। ये क्या है कि इन लोग, इट विल बिकम अनपॉपुलर, और वो हो रहा है, वो हो गया एक प्रकार से। सो दैट इज नॉट द वे टू प्रोमोट। अच्छा चीज होगा उसको प्रमोट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इनफैक्ट लोगों को एल्डरली का सर्व भी करने अभी दो। जो चल रहा है, अभी जो शुरू किया है एल्डरली का, जो भी इसी हफ्ते शुरू किया है महाराष्ट्र में, तो वो भी पकड़ पकड़ के लगाएंगे। वो तो मतलब ऐसे लगता है कि ट्रायल ही कर रहे हैं, मतलब एक्सपेरिमेंट ही कर रहे हैं, ऐसे ही लगता है। कौन सा वैक्सीन? बीसीजी एल्डरली के लिए जो कर रहे हैं ना अभी, जो हाँ बीसीजी, महाराष्ट्र में। बीसीजी, हाँ हाँ जी। हाँ बीसीजी का। अभी तो देखो क्या करते हैं। वही बस फोर्स करके पकड़ पकड़ के देना, मतलब आप ऑप्शन रख सकते हैं, लोगों को ऑप्शन दे तो लोगों के पास ऑप्शन रहेगा। और प्रॉब्लम ये है कि रूरल एरियाज में लोग एजुकेटेड भी नहीं है, उनको तो लगता है कि गवर्नमेंट दे रही है तो अच्छा ही दे रही होगी, मतलब ऐसा भी थॉट है शायद। पता नहीं, वो तो हमको आजकल पढ़े लिखे लोग ज़्यादा ये लगते हैं, वल्नरेबल। हाँ जी। कि मैं देखता हूँ, मैं जब भी कोई शहर में जाता हूँ टैक्सी वाले से बात करता हूँ तो पता लगता कि वो ज़्यादा इंटेलिजेंट बात कर रहा अवेयर है। है। और पढ़े राइट। लिखे लोग ये फिल्म स्टार और अमिताभ बच्चन के इसमें आ जाते हैं, और सुधा मूर्ति के इसमें। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब 2025 तक तो एलिमिनेट तो होगा नहीं, मतलब ये तो वो बिल्कुल टीबी ही मुक्त हो जाएगा, ऑन पेपर हो जाएगा। ऑन पेपर हो जाएगा। फिर कोई जो भी मेडिसिन या वैक्सीन देंगे उससे कोई दूसरी बीमारी निकलेगी, तो कह देंगे कि टीबी तो हमने इरेडिकेट कर दिया, हाँ लेकिन ये ये लॉन्ग नया आ कोविड गया। है और क्या। हाँ, लॉन्ग टीबी हो जाएगा फिर। लॉन्ग कोविड, टीबी नहीं, टीबी तो लॉन्ग कोविड। आपको हाँ। याद होगा, पता नहीं, 20 साल पहले इन्होंने लेप्रेसी भी एलिमिनेट कर चुके हैं, अभी लेप्रेसी फिर से आ रहा है। हाँ, तो बेसिकली मतलब पोलियो का भी तो ये कहते हैं कि इरेडिकेट कर दिया, लेकिन वो मतलब दूसरा नाम दे दिया, बस बात तो वही हो रही, रीब्रांडिंग कर रहे हैं। कुछ ऐसे इन्होंने डिजीज लिए थे जो इरेडिकेट कर नहीं सकते, क्योंकि पोलियो का भी सब क्लिनिकल केसेस ज़्यादा रहते हैं, और टीबी का भी वही है। टीबी का भी मैंने पूछा था जो एक्सपर्ट पैनल में थे, टीबी को आप एलिमिनेट कर ही नहीं सकते क्योंकि उसका एनिमल रिजर्वायर है, अपने कैटल में है। तो जो चीज़ एक्स्ट्रा रिजर्वायर है, एक्स्ट्रा ह्यूमन रिजर्वायर, वो एलिमिनेट आप साइंटिफिकली बोल ही नहीं सकते, थियोरेटिकली आप इरेडिकेट कर सकते हो। और कैटल को हमारे यहाँ तो वो नहीं करते, स्लॉटर नहीं करते। जो दूसरे कंट्रीज है, वेस्टर्न कंट्रीज में कैटल को उन्होंने क्या कर दिया था, स्लॉटर कर दिया था जिनको टीबी था। उन्होंने, ये भी एक था, मैंने टीबी दवाई, हमारे यहाँ तो वो कर नहीं सकते, गौ रक्षक है, तो वो एलिमिनेट नहीं कर सकते टीबी को आप। और हमारे जो रूरल एरिया में वो दे आर वेरी नियर टू एनिमल्स, पूरे निर्भर करते हैं। तो हाँ, मतलब बेसिकली कोई भी डिजीज एलिमिनेट तो नहीं हो सकता, आपका होस्ट कंडीशंस थोड़ा इम्प्रूव हो जाए तो वो उसकी सिवियरिटी या हाँ वो ऑकरेंस एक थोड़ा कम। उसमें ये। ठीक है, आई थिंक मतलब डॉक्टर अमिताभ बनर्जी, आपने बहुत सारा इन्फॉर्मेशन हमें दिया है, और ये इसकी रिकॉर्डिंग हमारे पेज में, अभी फेसबुक पेज में ऑलरेडी है, और रंबल में अपलोड कर देंगे। आपके साथ भी मैं वीडियो शेयर कर दूंगी, तो होपफुली लोग सुनेंगे और लोगों की अवेयरनेस बढ़ेगी। तो यही होप है कि 2025 तक जो टीबी मुक्त भारत है वो तो पेपर्स में जैसे आपने कहा वही रहेगा, लेकिन हमें शायद सबको मिलकर ये प्रयास करना चाहिए कि अगर ये एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे हैं, मतलब ला रहे हैं जो जिस वैक्सीन के बारे में पता है कि एफिकेसी है ही नहीं, उसको फिर दे रहे हैं, तो ये हमें इसका तो इसके लिए तो थोड़ा शोर मचाना चाहिए, आई थिंक। बिल्कुल सही। ठीक है सर। हाँ जी सर।
तो इसके साथ ही कंक्लूड ठीक है, करते हैं हमारा सेशन। थैंक यू सो मच फॉर योर थैंक टाइम। यू, प्लेजर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।